हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल चौहान एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट हिस्ट्री ऑफ ईरान। सो अमिट जो अभी केओस चल रहा है वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में। सो इन दिस सीरीज अभी कुछ सेशंस में लेकर आऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि व्हाट हैपेंड इन दी लास्ट सेंचुरी, 20th सेंचुरी ईरान में क्या हुआ या मिडिल ईस्ट में क्या हुआ, एंड देन 21st सेंचुरी में क्या चल रहा है अभी। ऑल द एक्टर्स, यूएस, इजराइल, ऑल द मिडिल ईस्टर्न पावर्स, इंडिया क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है, इन दिस सीरीज आई एक्सप्लेन ऑल द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल दीज एक्टर्स एंड स्टार्टिंग विद ईरान। आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट हैपेंड इन द 20th सेंचुरी ईरान। So as I titled this video, a brief history of how empires and ambitions shaped Iran. That is what we need to discuss in today's session. All right. So शुरू करते हैं। I like to start the story 20th century ईरान की स्टोरी में शुरू करना चाहूंगा लगभग 125 साल के आसपास पहले, यानी कि at the dawn of the 20th century. So the history of Iran, or for that matter whole of the West Asia, is shaped by the ambitions of the empires of that time and specifically the British Empire. Now by the late 19th century, ब्रिटेन ने क्या कंक्लूड किया? ब्रिटेन कंक्लूडेड कि कोल को रिप्लेस करने जा रहा है बहुत ही जल्द ऑयल। कोल विल डेफिनेटली रिप्लेस ऑयल एज द डोमिनेंट एनर्जी सोर्स, बट ग्लोबल कंट्रोल ऑफ ऑयल वाज ऑलरेडी कंसोलिडेटिंग। ग्लोबल कंट्रोल यानी कि ऑयल पर किस किसका कंट्रोल होगा, वो ऑलरेडी कंसोलिडेट हो रहा था। ब्रिटेन में एक कंपनी थी शेल करके, जो कि पहले एंटीक्स बेचा करती थी, वो धीरे धीरे ऑयल एक्सप्लोरेशन में उतर गई एंड दैट शेल कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक्स एक डच कंपनी ने परचेज कर लिया और फिर एक नई कंपनी बनी, दैट वाज द रॉयल डच शेल, व्हिच डोमिनेटेड मच ऑफ द वर्ल्ड। वाइल इन द यूएस, अटलांटिक को पार करके यूएस में छोटी छोटी बहुत सारी ऑयल कंपनीज थी जिनको एक बड़ी कंपनी डोमिनेट कर रही थी, दैट वाज द स्टैंडर्ड ऑयल। सो स्टैंडर्ड ऑयल कंट्रोल द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द यूएस मार्केट। नाउ यूएस में पहली बार तेल उनको 1861 पेंसिल्वेनिया में, ऑयल क्रीक पेंसिल्वेनिया में उनको पहली बार तेल मिला। इनफैक्ट उस क्रीक का नाम ऑयल क्रीक इसलिए पड़ा क्योंकि उनको उस मतलब वाटर बॉडी के ऊपर ऑयल जो है वो तैरता हुआ नजर आया। सो दे रियलाइज कि यहां तो नीचे ऑयल है। खैर, आगे समझेंगे, आगे आने वाले सेशंस में वो कहानी भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। सो रॉयल डच शेल डोमिनेटेड मच ऑफ द वर्ल्ड while स्टैंडर्ड ऑयल कंट्रोल द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द यूएस मार्केट। नाउ ब्रिटेन की शेल कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक जो है वो डच का था, ऑल्दो डचेस के साथ उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा था, पुराना रिलेशनशिप था, लेकिन स्टिल ब्रिटिशर्स को ऐसा लग रहा था कि भैया हमारा कुछ एक बड़ा स्टेक होना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट रिलाई ऑन डच एंड वी कैन नॉट रिलाई ऑन देयर फॉर्मर कॉलोनी द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। सो वरिड अबाउट रिलाइंग ऑन दीज फॉरेन फर्म्स और अनस्टेबल पार्टनर्स, ब्रिटेन ने क्या रिजॉल्व किया दैट दे नीड टू सिक्योर देयर ओन एक्सेस टू ऑयल। राइट, तो अब वो खुद जो है वो तेल कहां से ढूंढे? तो तेल ढूंढने के लिए अब उनको अपने एम्पायर, जहां जहां तक उनका एम्पायर स्टेब्लिश था वहां वहां पर वो तेल ढूंढ सकते थे। तो एक बहुत इंजीनियस आइडिया निकाल कर लेकर आए वो कि व्हाई डोंट वी रीड द हिस्ट्री बुक्स, देखते हैं कि क्या इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज है कि तेल जो है वो इस धरती पर कहां कहां अवेलेबल था। राइट, सो दे रेड द हिस्टोरिकल अकाउंट्स, द मिडिवल रेफरेंसेस टू ऑयल। उनको मिले एक मिडिवल रेफरेंसेस कि भैया जो मिडिल ईस्ट की सड़कें थी, जो शहर थे, दे वर लिट एट नाइट्स। ऑयल लैंप्स वहां पर बड़े लेवल पर जलाए जाते थे। राइट, सो दैट सजेस्टेड कि भैया मिडिल ईस्ट में ऑयल मौजूद है। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर, अगर हम यहां पर देखें, सो दिस वाज द ब्रिटिश एम्पायर एंड मिडिल ईस्ट में उनकी एट दैट टाइम 1900s या लेट 19th सेंचुरी में इतनी ज्यादा मिडिल ईस्ट में उनकी होल्डिंग नहीं थी कि जहां पर तेल मौजूद हो। लेटर दे गॉट होल्ड ऑफ द नॉर्दर्न इराक। वो पहुंचेंगे वहां तक कैसे वो नॉर्दर्न इराक उनके कंट्रोल में आया। राइट, लेटर दे रियलाइज कि भैया कोल जो है वो वेल्श वाले एरिया में है। राइट, वेल्श मतलब यूनाइटेड किंगडम में उनकी जो होल्डिंग है, स्कॉटलैंड वाले एरिया में शेल भी मौजूद है या ऑयल भी मौजूद है। लेटर उनको रियलाइज हुआ, बट एट दैट टाइम उनके पास, उनके एम्पायर में उनको नहीं पता था कि भैया तेल कहां है। तो उन्हें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो पढ़ने शुरू करे और वहां से उन्हें पता चला कि मिडिल ईस्ट में तो भैया रात को शहर जो है वो जगमगाया करते थे ऑयल लैंप से। राइट, कुछ इस तरह के ऑयल लैंप्स जो है वो रात को जलाते थे लोग। दिस इज अ एंटीक मिडिल ईस्टर्न ऑयल लैंप। राइट, एंड दिस इज द रॉयल डच पेट्रोलियम कंपनी एंड दिस इज द सिंबल ऑफ शेल। ये लोगो है द शेल ट्रांसपोर्ट ट्रेडिंग लिमिटेड। राइट, जो कि पहले एंटीक्स बेचा करती थी। सो उनका इंजीनियस आइडिया क्या था कि भैया हम धरती पर चलेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मिडिल ईस्ट में तेल है। तो उनका इंजीनियस आइडिया यह था कि तेल को ढूंढने का एक सिंपल सा तरीका है कि हम एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को मार्क आउट करके उस पर हम फिजिकली अगर चले तो चलते चलते या तो हमें कहीं पर नेचुरल प्रेशर की वजह से तेल बाहर निकलता हुआ नजर आ जाएगा, या तो कहीं हम ब्लैक शेल, जैसे कि ये शेल है, या ब्लैक लाइमस्टोन को हिट करेंगे, बिकॉज दे एब्जॉर्ब कर लेंगे धरती से तेल को। अगर काले रंग के हमें शेल या ब्लैक लाइमस्टोन कहीं मिलता है तो वहां पर देयर इज अ गुड चांस कि उधर नीचे तेल जो है वो मौजूद होगा। सो दैट इज व्हाट दे थॉट ऑफ, दैट वाज देयर इंजीनियस आइडिया ऑफ दैट टाइम।
So they were looking for simple geological signs like black shale or limestone. And these early exploration they involved walking simply. इतना सिंपल जो है वो उनका मेथड था ये कि उनको भैया डार्क एंड रॉक कहीं मिल जाए और वहां पर फिर वो ऑयल्स जो मतलब वेल्स डिग करेंगे शवल और पिक्स के माध्यम से जो है वो जैसे पानी के लिए कुआं खोदा जाता है वैसे वो कुआं खोदने की कोशिश करेंगे और किस्मत अच्छी रही तो नेचुरल प्रेशर से तेल बाहर आ जाएगा एंड दैट इज हाउ दे विल गेट ऑयल. बट प्रॉब्लम यह है कि जहां तक उस समय ब्रिटिश एम्पायर था उधर उनको तेल नहीं मिल रहा था. सो टू पोजीशन देमसेल्फ स्ट्रेटेजिकली ब्रिटिशर्स को यह तो समझ आया कि मिडिल ईस्ट में तेल है, लेकिन मिडिल ईस्ट में उनके साथ प्रॉब्लम यह थी कि जो अरेबियन गल्फ वाला जो रीजन है ना वहां पर ऑलरेडी जो शेखडम्स मौजूद थे दोज शेखडम्स देवर पायरेटिंग ब्रिटिश शिप्स क्योंकि इंडिया वाज देयर कॉलोनी और इंडिया के माध्यम से अरेबियन सी में वो अफ्रीका और अदर मिडिल ईस्टर्न वाले रीजन में ट्रेड कर रहे थे और वो जो शेखडम्स वहां पर मौजूद थी वो उनकी शिप्स को लूट रही थी. तो सबसे पहले अगर मिडिल ईस्ट में उनको अपने पैर जमाने हैं तो इन शेखडम्स के साथ जो है वो किसी तरह की ट्रीटी उनको करनी पड़ी. सो दे डिड अ ट्रूस एंड दे नेम्ड दैट कोस्टल रीजन ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला एज ट्रूशियल कोस्ट जो बाद में यमन और ओमन नाम की उनकी कॉलोनीज बनी. इनिशियली दे नेम्ड देम एज द ट्रूशियल कोस्ट क्रूज के नाम पर, राइट. एंड इवेंचुअली अब पर्शियन गल्फ में उनको एंटर करना है, राइट, क्योंकि वहीं आसपास जो है वो तेल मौजूद है लेकिन वहां पर ऑटोमन्स जो है वो स्ट्रांग थे. सो दे कार्व्ड आउट कुवैत आउट ऑफ ऑटोमन्स. कुवैत वाला जो रीजन है वो ऑटोमन एम्पायर से उन्होंने कार्व आउट कर लिया सो दैट दे हैव अ फुटिंग. और दूसरी तरफ उन्होंने शेखडम्स के साथ ट्रीटी कर ली बाय हुक और बाय क्रुक फोर्स के माध्यम से या डिप्लोमेसी के माध्यम से सो दैट उनकी शिप्स को उनके अगर ऑफिसर्स और अगर उनकी टीम्स अगर आ रही हैं टेक्निकल टीम्स आ रही हैं तो उनको कोई हरेस ना करे, राइट. एंड दे गेट अ स्ट्रेटेजिक एंट्री इनटू द माउथ्स ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस कि वहां से उन दो रिवर्स के माउथ पर अगर वो पहुंच गए कुवैत पर होल्डिंग मतलब कुवैत को कार्व आउट करके सो वहां से वो इनलैंड में अब एंटर कर सकते हैं. सो दैट वाज देयर प्लान एंड दैट इज व्हाट दे डिड. सो अगर हम मैप में देखें सो दिस वाज द रीजन, राइट. दिस वाज द रीजन ऑफ कुवैत दैट गॉट कार्व्ड आउट. इसको उन्होंने कार्व आउट कर लिया ऑटोमन एम्पायर से, राइट. एंड इफ आई शो दिस अगर आपको बड़े मैप में मैं आपको दिखाऊं सो यस यहां देखिए. सो ये कुवैत वाला रीजन दे कार्व्ड आउट एंड दिस इज द यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर, राइट. एंड दिस रीजन वाज ऑल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोमन्स. सो ऑटोमन्स के कंट्रोल से उन्होंने कुवैत ले लिया एंड नाउ दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इनवर्ड. अब ऑटोमन्स के साथ जो है वो पुराना रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है ब्रिटिशर्स का या फॉर दैट मैटर यूरोपियंस का. यूरोपियंस में जर्मन्स का प्रूशियंस का काफी अच्छा रिलेशनशिप रहा है ऑटोमन्स के साथ, लेकिन ऑटोमन्स काफी लंबे समय से यूरोपियंस के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बने रहे. नाउ दैट वाज जो उनको पूरा सरकम नेविगेट अफ्रीका को सरकम नेविगेट करके जो आना पड़ा इंडिया की खोज में वो इसीलिए तो आना पड़ा बिकॉज ये जो यहां पर इस रीजन पर ऑटोमन्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और यूरोपियन पावर्स जो है वो इंडियन ओशियन में या अरेबियन सी में एंट्री नहीं ले पा रही थी मेडिटेरेनियन के रास्ते, राइट. सो ऑटोमन्स के एम्पायर में तो वो डायरेक्टली ऐसे एंटर आसानी से कर नहीं सकते थे टू एक्सप्लोर ऑयल. तो अब जो है वो कहां एंटर किया जाए, किससे तेल जो है वो किसकी टेरिटरी में एंटर करके तेल एक्सप्लोर किया जाए जब ब्रिटिशर्स के पास अपनी खुद की जो है वो होल्डिंग इस समय मौजूद नहीं थी. तो ऑब्वियस उनके पास ऑप्शन बचता है पर्शिया, राइट. सो ब्रिटिश एज आई सेड लो टेक मेथड था उनका. जो पॉलिटिकल पोजीशन क्या थी, ब्रिटेन एक्सपेंडेड इन्फ्लुएंस इन अरेबियन गल्फ, सबड्यूड कोस्टल शेखडम्स एंड कार्व्ड आउट कुवैत टू कंट्रोल टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस माउथ एज अ फॉरवर्ड बेस फॉर ऑयल ऑपरेशंस. So that happened. Now Britishers they sent one of their officers, one of their very मतलब एक statesman को भेजा उन्होंने विलियम नॉक्स डार्सी को 1901 में. And he sought permission from Iran's Qajar rulers. ईरान में आफ्टर द सफाविड्स कजर डायनेस्टी वाज रूलिंग, राइट. क्योंकि ऑटोमन्स के तो एम्पायर में वो आसानी से एंटर नहीं कर सकते थे तो वो गए ईरानियंस के पास. एंड बिकॉज कजर्स की रेपुटेशन जो है वो थोड़ी खराब थी. कजर्स की रेपुटेशन उस समय ये बनी हुई थी कि दैट दे आर वेरी इंडल्जेंट टाइप ऑफ पीपल. दे आर डिपिक्टेड एज इंडल्जेंट एंड ऑफन इन ओपियम डेंस. ओपियम के नशा में बहुत धुत रहने वाले लोग थे वो. ओपियम यानी कि अफीम का नशा जो है बहुत किया करते, राइट. सो उनके साथ डील करना जो है वो रिलेटिवली आसान लगा ब्रिटिशर्स को. सो डार्सी साहब जो है वो गए कजर रूलर्स के पास एंड कजर रूलर्स वर लेड बाय शाह मुजफ्फर करके जो है उनका रूलर था उस समय. और ही अग्रीड टू अ कंसेशन दैट प्रूव्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरली फेवरेबल फॉर द ब्रिटिशर्स. कजर रूलर ने डार्सी कंसेशन करके एक बहुत फेमस मतलब इस इवेंट को कहा जाता है ब्रिटिशर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहा. कंसेशन आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, राइट. नाउ ब्रिटिशर्स दे पेड एन मॉडेस्ट अपफ्रंट कुछ फीस जो है वो उन्होंने पे करी कि हम एक्सप्लोर करते हैं आपके एरिया को, द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ ईरान, खुजिस्तान वाला एरिया भी मैप में दिखाता हूं आपको मैं, राइट. एंड वहां पर उनको तेल जो है वो ढूंढने की इजाजत उनको दे दी गई. और शुरुआत में तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई बट अल्टीमेटली डार्सी को वहां पर तेल मिल गया. और जो कंसेशन था आप मानेंगे नहीं, अगर मान लीजिए कोई फॉरेन एंटिटी आपके स्टेट में आती है और कहती है कि भैया आपके रिसोर्सेज को हमें एक्सप्लोर करने दो, अगर हमें रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो हम उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, बदले में आपको हम हिस्सा प्रॉफिट में से दे देंगे. तो अगर जमीन आपकी है, मेहनत उनकी है, तो 50-50% बनता है,
राइट। लेकिन 50-50% का कंसेशन यहां पर नहीं, डार्सी ने ऐसी डील स्ट्राइक करी दैट वाज इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स। 84% जो है वो जाएगा ब्रिटिशर्स को और 16% जाएगा ईरानियंस को, कजर रूलर्स को। और कजर रूलर्स ओपीएम के नशे में इतने धुत थे दैट दे एग्री टू दिस, बिकॉज इस तरह का सिमिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स चाइना में ऑलरेडी कर चुके थे। सो दे न्यू हाउ टू हैंडल सच पीपल जो कि ओपीएम के नशे में धुत है। देख रहे हैं आप, 84% जा रहा है किसके फेवर में? ब्रिटिशर्स के फेवर में, और 16% जा रहा है ईरानियन के फेवर में। और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी, ये एक रूट कॉज बनेगा आगे आने वाली सारे इश्यूज का। पूरी 20th सेंचुरी में जो इश्यूज चलेंगे ईरान में, पहले हम ईरान के इश्यूज समझते हैं, फिर जैसे मैंने आपको बताया इस सीरीज में आगे 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 चलते हैं हम बाकी सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, यूएई, इजराइल, पैलेस्टीन, बाकी सबको समझेंगे। यूरोपियन पावर्स का क्या रोल है, यूएस का क्या रोल रहा है, राइट, साउथ एशियन कंट्रीज का क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस सीरीज द रोल ऑफ एवरी दीज मेजर एक्टर्स इन दिस रीजन। बट डार्सी का जो वेंचर है, इनिशियली इट नियरली फेल्ड बट ग्रेजुअली दे फाउंड ऑयल। मैसिव ऑयल फील्ड्स मिलते हैं उनको खुजिस्तान वाले एरिया में, एंड दे स्टार्टेड एन ऑयल कंपनी एंड दे नेम्ड इट द एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी दैट ट्रांसफॉर्म्ड ब्रिटेन्स फॉर्च्यून्स। और सडन इमेंस वेल्थ जो है वो ब्रिटेन की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है, राइट। और यहां से जो है वो शुरू होता है एक खेल, एक पीरियड ऑफ फॉरेन कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक मैन्यूवरिंग ओवर ऑयल फील्ड्स एंड ग्राउंड वर्क जो रखा जा रहा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायनामिक जो शेप होगा ईरान की मॉडर्न हिस्ट्री का। यहां से जो है वो ईरान की मॉडर्न हिस्ट्री आपको समझनी शुरू करनी है फ्रॉम डार्सीज कंसेशन। और किस तरह अगली पूरी मतलब इस पूरी सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में फॉरेन इन्फ्लुएंस के अंडर जो है वो ईरान रहेगा, और धीरे धीरे ईरान जो है वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज करेगा और फॉरेन इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेगा। सो इन दिस सेशन हम 1979 तक जो ईरान में इस्लामिस्ट स्टेट जो फाइनली एस्टेब्लिश होता है, वहां तक जो है वो जाएंगे इस सेशन में, राइट। एंड इन द नेक्स्ट सेशन विल अंडरस्टैंड व्हाट द 21st सेंचुरी। आज के सेशन में हम केवल 20th सेंचुरी को ही समझेंगे ना। सो दिस वाज द रीजन, यहां पर जो है वो उनको एक्सप्लोर करने की इजाजत दी गई थी। दिस इज द खुजिस्तान रीजन, साउथ वेस्ट ऑफ द जारगोस माउंटेन। सो थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी जो है वो पता होनी चाहिए ईरान की। तो साउथ वेस्ट ऑफ द जारगोस, इफ दिस इज ईरान एंड वेट अ सेकंड, लेट मी चेंज कलर द पेन। सो these are the Zargos mountains. So this region is खुजिस्तान। यहां पर जो है वो तेल, मैसिव ऑयल फील्ड्स जो है वो ब्रिटिशर्स को मिलते हैं, और एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है। एंग्लो मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी क्यों नाम है? बिकॉज पर्शिया फॉर ईरान, ईरान नाम कैसे पड़ा बाद में विल अंडरस्टैंड दैट। बट एंग्लो कैसे, क्योंकि कैसे नाम पड़ा? बिकॉज एंग्ला सेक्शंस वर द जर्मेनिक ट्राइब्स, दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम द मेनलैंड कॉन्टिनेंटल यूरोप, इंग्लिश चैनल क्रॉस करके वो एंटर करते हैं ब्रिटेन में, मतलब इंग्लैंड में, और वहां पर वो धीरे धीरे अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं एंग्ला सेक्शंस, और उनकी भाषा है एंग्ला लैंग्वेज, और धीरे धीरे वो एंग्ला लैंड से इंग्लैंड बन गया। सो दे कॉल देमसेल्फ एंग्लो पीपल, जैसे आपको एंग्लो इंडियंस इंडिया में भी सुनने को मिलता है। सो एंग्लो सेक्शंस से इंग्लैंड जो है वो बना है। सो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है, राइट। And this is William Knox Darcy, whose investment in the 1901 Darcy's concession in Persia led to the first oil discovery in the Middle East, right? And इस तरह के वो शेल या ब्लैक लाइमस्टोन को खोज रहे थे, एंड दिस इज द रीजन जहां पर उन्होंने ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू किया, राइट। अगर मैं इस मैप में आपको थोड़ा और दिखाऊं, सो दिस इज द एरिया ऑफ खुजिस्तान, दिस इज खुजिस्तान, दिस एरिया, राइट। और यहां पर उनको तेल मिलता है, और दिस कुवैत वाला एरिया जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ऑलराइट, आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को, राइट। सो इस तरह ऑयल फील्ड, दिस वाज द फर्स्ट ऑयल फील्ड दैट वाज डिस्कवर्ड, एंड इस तरह ऑयल रिग जो है वो इनिशियली एस्टेब्लिश की गई, और खुजिस्तान में तेल जो है वो निकाला गया। सुलेमान नाम की एक जगह थी वहां पर, राइट। इस मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं, सो दिस, ये है वो मेजर ऑयल फील्ड्स जो इनिशियली मिले, राइट, दिस एरिया, एंड कुवैत वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर भी तो नजर आ रहा है ऑयल फील्ड, इसके बारे में तो बताइए, थोड़ी देर में इसे भी समझते हैं। सो दैट वाज द डार्सीज कंसेशन। देखते हैं स्टेटमेंट में क्या है। सो विलियम डार्सी obtained exploration rights from Iran's Qajar Shah under an extremely lopsided deal, a small upfront payment, और फिर 85% शेयर, 84% शेयर ब्रिटेन को, 16% ईरान को। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, यही जड़ बनती है। क्यों? क्योंकि ईरान का रिसोर्स है, बाहर वाले लूट कर जा रहे हैं, लूट कर ही जा रहे हैं, ऑब्वियसली 84% ले जा रहे हैं, 50% भी नहीं रख रहे, तो लूट कर ही ले जा रहे हैं। यहीं से इशू शुरू होगा। नाउ डार्सीज वेंचर नियरली फेल्ड बट देन स्ट्रक मैसिव ऑयल फील्ड, और एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी एस्टेब्लिश होती है। लेगेसी क्या है? द कंसेशन एस्टेब्लिश्ड अ पैटर्न ऑफ फॉरेन कंट्रोल ओवर इरानियन रिसोर्सेज एंड सीडेड लेटर नेशनलिस्ट बैकलैश ओवर सोवरेनिटी एंड अनफेयर रेवेन्यू शेयर्स। यहां से इशू जो है वो शुरू हो जाएगा, राइट। नाउ अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर वन। आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर वन की कहानी जो है वो लेकर आते हैं। नाउ एज अब धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर वन अप्रोच कर रहा है, ब्रिटेन लर्नड, नाउ एक बार खुजिस्तान वाले एरिया में तेल मिल गया, तो अब सेम आइडिया ऑटोमन्स को भी आया
कि भैया तेल तो हम भी बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं, यानी कि मैसिव ऑयल फील्ड्स तो हमारे पास भी है, राइट। सो ब्रिटेन को पता चला कि ऑटोमन एम्पायर हैज आल्सो डिस्कवर्ड ऑयल इन व्हाट इज नाउ नॉर्दर्न इराक, राइट, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया ना थोड़ा सा, दिस वन राइट हियर, दिस एरिया। सो ऑटोमन एम्पायर ने भी रियलाइज किया कि भैया तेल तो हमारे पास भी है, राइट। नाउ ब्रिटिशर्स कैसे भैया जाने दें, उनको तो आइडिया लग गया था कि भैया अब कोल को रिप्लेस कर रहा है ऑयल, उनकी शिप्स, उनकी फैक्ट्रीज, उनकी मशीन्स, सब चीजें अब ऑयल पर चलेंगी। जैसे अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी पर, कोशिश हो रही है कि भैया सब चीजें इलेक्ट्रिसिटी पर चले। तो पहले झगड़ा जो है वो चला कोल के पीछे, राइट, फिर झगड़ा चला एक पूरी सेंचुरी ऑयल के पीछे, राइट, एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस सेंचुरी ऑल्सो, 21st सेंचुरी ऑल्सो। अब देखते हैं कि फ्यूचर का ऐसा कौन सा रिसोर्स है जिसके पीछे जो है वो झगड़ा चलेगा। क्या वो रेडियो एक्टिव मटीरियल होगा, क्या वो पानी होगा, या क्या वो बैटरी बनाने वाले मटीरियल होंगे, लिथियम वगैरह, राइट। खैर, सो वर्ल्ड वॉर 1 अप्रोच कर रहा है, ऑटोमन एम्पायर ऑल्सो डिस्कवर्ड ऑयल एंड ब्रिटेन वांटेड कंट्रोल ओवर दैट ऑयल। अब ब्रिटेन कैसे छोड़ दिया, उनको चाहिए तेल भैया। बट ऑटोमन्स हैड ऑलरेडी स्टक अ डील विद जर्मनी, ऑटोमन्स ने जर्मनी के साथ ऑलरेडी डील कर ली। अब जर्मनी के साथ ऑटोमन्स का बहुत पुराना रिलेशनशिप रहा है, थोड़ी देर में समझेंगे वो क्या है। ये जो जर्मनी के साथ अलाइनमेंट चल रहा था ऑटोमन्स का, ब्रिटिशर्स को ये भी नहीं जम रहा था। देख रहे हैं ब्रिटिशर्स कितने बुली वर्ड यूज कर लेते हैं, चलो कैसे बुली थे उस समय। तेल उनको दूसरों का चाहिए, राइट, और केवल चाहिए नहीं, छीन लेंगे वो, और उसको डिप्लोमेसी का नाम देंगे, उसको बोलेंगे कि भैया हम तो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सिविलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देख रहे हैं उनकी ऑडेसिटी। सो ये जो अलाइनमेंट बन रहा था ये हॉस्टिलिटी का कारण बन गया। दिस हॉस्टिलिटी वाज बियॉन्ड ऑयल, बिकॉज ब्रिटेन, जर्मन एम्पायर जो नया नया बन रहा था, अभी 1871 में ही जर्मनी यूनिफाई हुआ था। ये जो जर्मन एम्पायर है, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड जो स्टेट बन रहा था, ब्रिटेन के लिए एक बड़ा खतरा था। ये एक एग्जिस्टेंशियल, स्ट्रेटेजिक और नेवल राइवल था ब्रिटिशर्स के लिए। क्यों? बिकॉज ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के साथ लॉक्ड थे एक इंडस्ट्रियल वॉर में। जर्मन क्वालिटीज जो है वो आज बेहतर नहीं है, उस समय भी काफी बेहतरीन थी ना। जर्मनी धीरे धीरे अपनी नेवी को बिल्ड कर रहा था, राइट। जर्मनी एक शिप बनाता, बेहतरीन क्वालिटी की बनाता, ब्रिटेन को प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन, पूरा ब्रिटिश एंपायर एलिजाबेथ 1 से अगर हम देखें, ब्रिटेन की हिस्ट्री भी मैं किसी दिन आपको अलग से समझाऊंगा, एक अलग सेशन ब्रिटेन की हिस्ट्री पे भी लूंगा कि कैसे डेवलप हुआ। दो मैं हिस्ट्री ऑप्शनल वाली क्लास में थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया है उसको, लेकिन अलग से सेशन भी ले लूंगा कि कैसे एलिजाबेथ 1 से कहानी शुरू होती है, कैसे उन्होंने नेवी डेवलप करी। रोमन्स ने उनके सारे पेड़ काट दिए थे, नेवी डेवलप करने के लिए पेड़ नहीं थे उनके पास, तो वो पेड़ उन्होंने कहां से, मतलब वो लकड़ी कहां से लेकर आए, वो टिम्बर कहां से लेकर आए, उस टिम्बर लाने के चक्कर में उन्होंने कॉलोनाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू किया, राइट। सो नेवी हमेशा से ही ब्रिटिशर्स की स्ट्रेंथ रही है। अदरवाइज अगर उनकी नेवी स्ट्रांग ना हो तो अदरवाइज वो छोटा सा आइलैंड है। तो अगर जर्मनी एक बड़ी नेवी एस्टेब्लिश कर रहा है तो वो ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। जर्मनी को वो बड़ी नेवी नहीं बनाने दे सकते। तो जर्मनी अगर एक शिप बना रहा है तो ब्रिटिशर्स के लिए कंपल्शन है, ऑब्लिगेशन है कि वो उनको 2 शिप बनानी पड़ेगी। पहला कारण, जर्मनी से नेवी बड़ी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि जर्मन शिप्स जो कि हाईली, मतलब सफिस्टिकेटेड हैं और वेल इंजीनियर्ड है, इनफैक्ट ओवर इंजीनियर्ड है, उसको डोमिनेट करने के लिए 2 शिप्स बनानी पड़ रही है ब्रिटिशर्स को, राइट। तो नंबर्स एज वेल एज टेक्नोलॉजी दोनों बेसिस पर कंपीट करने के लिए जर्मनी से ब्रिटिशर्स जो है वो अपने रिसोर्सेज को झोंकता जा रहा है नेवी में, और इससे एक, मतलब दोनों लॉक हो गए हैं एक तरह से, एक राइवलरी में, एक डायनामिक में, जो कि दोनों साइड को थ्रेटन कर रहा है, दोनों साइड के फाइनेंसेस को पुश कर रहा है, राइट। और धीरे धीरे अब जर्मनी तो अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर रहा है, ब्रिटिशर्स का एम्पायर बड़ा था, लेकिन देयर इज ओनली अ लिमिट कि भैया जर्मनी और या ब्रिटेन अपने आप को कितना पुश कर सकते हैं, राइट। सो अंत में ब्रिटिशर्स को डिसाइड फाइनली करना ही पड़ा कि भैया वी नीड टू नॉक डाउन जर्मनी, और वहीं पर ही डिसाइड हो गया कि वर्ल्ड वॉर 1 होगा। वो जो आज ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को मारा है, वो तो एक बहुत, मतलब आप कह सकते हैं छोटा मोटा इवेंट है। इस तरह के असैसिनेशंस तो यूरोप में होते रहते थे, है ना। इस तरह के एक असैसिनेशन के पीछे ऐसे करोड़ों लोग थोड़ी मर जाएंगे, नहीं, कारण जो है वो गहरा है। और दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जर्मनी को नॉकडाउन करना ब्रिटेन के लिए जरूरी था। कॉन्टिनेंटल यूरोप पर कंट्रोल रखने के लिए, कॉन्टिनेंटल यानी कि बैलेंस ऑफ पावर अपनी तरफ रखने के लिए जर्मनी को नॉकडाउन करना जरूरी था। तो जर्मनी के साथ एक बड़ा युद्ध करना जो है वो जरूरी है। लेकिन एंपायर के लेवल पर जर्मनी फैल गया, फ्रांस का एंपायर है, ब्रिटिश एंपायर है, तो अगर जर्मनी और ब्रिटेन में युद्ध होता है तो वो उनके एंपायर्स में भी फैलेगा। दैट ग्रेजुअली लेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम बाद में फिर वर्ल्ड वॉर कहते हैं। दैट टाइम इट वाज नोन एज द ग्रेट वॉर, राइट। सो अब डिसीजन लेना बहुत जरूरी था, ब्रिटिशर्स को कुछ तो करना ही पड़ेगा। Now, as I said, जब जुलाई क्राइसिस होता है, and that triggered by the assassination of Archduke Franz Ferdinand, that resulted into a declaration of war, और जब युद्ध शुरू हो जाता है, right, that was आप कह सकते हैं that was the immediate cause of the war, लेकिन उसके पीछे जो है वो काफी पुरानी राइवलरी, इकोनॉमिक और इंपीरियल राइवलरी जो है वो चल रही थी। Now, अब जैसे जैसे ब्रिटेन को इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी नजर आ रहा था कि भैया युद्ध इनएविटेबल है, तो केवल अब जर्मनी को पिन डाउन नहीं करना है। अगर जर्मनी पिन डाउन हो रहा है तो एक पुराना जो यूरोप का दुश्मन है, राइवल है, ऑटोमन एम्पायर, क्यों ना हम उसको भी पिन डाउन कर दें। क्योंकि जर्मनी को तो हम बांटेंगे ही हरा के, ऑटोमन्स को भी बांट लेते हैं।
तो ब्रिटिश एंड फ्रेंच, दे उन दोनों ने मिलकर, ब्रिटिश एंड फ्रेंच प्लानर्स नेगोशिएटेड टुगेदर एंड एक अग्रीमेंट वो साइन करते हैं जिसको बोलते हैं साइक्स पिको अग्रीमेंट। साइक्स फ्रॉम द ब्रिटिश साइड एंड पिको फ्रॉम द फ्रेंच साइड। ये एक सीक्रेट बायलेटरल अरेंजमेंट है जिसने पार्टीशन कर दिया ऑटोमन के मिडिल ईस्ट टेरिटरीज को विदाउट कंसल्टिंग, ऑटोमन से भी पूछा नहीं, और जिसमें बांट रहे हैं उनसे भी नहीं पूछा। जिसमें बांट रहे हैं वो तो खुश हो गए कि भैया हमें मिल रहा है, राइट, विदाउट कंसल्टिंग पीपल हु लिव देयर, और जो लोग रहते हैं उनसे तो पूछा ही नहीं। उन्होंने एक मैप लिया, दे टुक अ मैप और दे टुक पेन एंड दे खुद से अपनी मर्जी से उन्होंने लाइंस ड्रॉ कर दी कि भैया इस बेसिस पर हम जर्मनी को तो हराएंगे, पिन डाउन करेंगे, हम ऑटोमन्स को भी पिन डाउन करेंगे और ऑटोमन एम्पायर को बांटेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर तेल मिल गया है, राइट। एक तो तेल मिल गया है, राइट। अब वो तेल यूरोप तक भी तो लेकर आना है, हमेशा घुमाकर थोड़ी लेकर आएंगे, है ना, अफ्रीका को क्रॉस करके। तो हमें सुएज वाले रीजन पर कंट्रोल चाहिए, हमें मेडिटेरेनियन सी पर कंट्रोल चाहिए, राइट। हमें मेडिटेरेनियन सी में जितने भी पोर्ट्स हैं या मेजॉरिटी मेजर जो पोर्ट्स हैं वहां पर अपना कंट्रोल चाहिए। सो ऑटोमन्स को नॉकडाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो साइक्स पिको अग्रीमेंट जो है वो साइन होता है, एक सीक्रेट बायलेटरल अरेंजमेंट जो है वो किया जाता है, पार्टीशन किया जाएगा मिडिल ईस्ट, ऑटोमन मिडिल ईस्ट को, और किसी उनसे पूछा नहीं गया। सो दे डिवाइडेड द ऑटोमन टेरिटरीज, वेस्टर्न अनातोलिया, इजमीर वाला जो रीजन है वो दिया गया ग्रीस को, पैलेस्टीन एंड द एरिया ऑफ मॉडर्न जॉर्डन जो है वो ब्रिटेन के पास गया, सीरिया और लेबनान फ्रांस को गया, और इराक इनिशियली दिया गया फ्रांस को। बट बाद में जो है वो इराक, नॉर्दर्न इराक में तेल है तो ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं, तेल तो हमें ही चाहिए, राइट। सो इस तरह जो है वो बांट दिया गया ऑटोमन एम्पायर को। एक मैप में आपको दिखाता हूं उसमें, यस, लाइक दिस। सो ये दिस इज द रीजन, इजमेर वाला रीजन जो है वो गया, जा रहा था ग्रीस को, राइट। ये रहा, ये जाना था इटली के इन्फ्लुएंस में, राइट। दिस रीजन वाज दिया जाना था फ्रांस को, दिस रीजन दिया जाना था अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच। ये रीजन रहने वाला था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटेन, बिकॉज यहां पर इस वाले एरिया में जो है वो तेल था, पर्शिया से तो उनके पास कंसेशन था ही, राइट। इनिशियली वो फ्रांस का सपोर्ट चाहते थे तो उन्होंने कह दिया कि भैया नॉर्दर्न इराक हम तुम्हें दे देंगे, बिकॉज इन दिस रीजन जो है वो ऑयल मौजूद है नॉर्दर्न इराक में। लेकिन बाद में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वो ब्रिटिश पलट गए और ये नॉर्दर्न इराक जो है वो उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, दिस रीजन केम इन देयर इन्फ्लुएंस। अच्छा, रशियंस को उन्होंने कहा कि भैया नॉर्दर्न टर्की वाला जो रीजन है हम आपको दे देंगे, राइट। ये रीजन जो है वो हम रशिया कंट्रोल में दे देंगे, राइट ना। ड्यूरिंग दिस टाइम आप कहेंगे कि सर अगर वो ऑटोमन्स को बांट रहे थे, पर्शिया में अगर कजर्स कमजोर थे, तो ब्रिटिशर्स ने पर्शिया को या ईरान को बांटने की कोशिश क्यों नहीं करी? तो बिल्कुल करी। ड्यूरिंग दैट टाइम एक तो साइक्स पिको अग्रीमेंट हो रहा है, एक और सीक्रेट एग्रीमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स और रशियन एम्पायर के बीच में चल रहा था, दैट वी विल ड्रॉ अ लाइन गोइंग राइट थ्रू द मिडल ऑफ पर्शिया, और जो नॉर्दर्न साइड है पर्शिया का वो जाएगा रशिया को, और जो सदर्न साइड है पर्शिया का वो जाएगा ब्रिटेन को, क्योंकि सदर्न साइड ये खुजिस्तान वाले एरिया में जो है वो तेल मौजूद है और यहीं पर ही होल्डिंग भी है ब्रिटिशर्स की। तो यहां से, और ये इराक वाला रीजन जो है देख रहे हैं कितना कन्वीनियंट है इनके लिए, कितना कन्वीनियंटली ये कार्व आउट कर ले रहे हैं। सो ये नॉर्दर्न इराक वाला रीजन, यहां पर तेल मौजूद है, इस रीजन में तेल मौजूद है, तो ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में रहेगा, यहां से तेल निकालेंगे एंड वी विल पास थ्रू सुएज एंड हम ब्रिटेन में पहुंचा देंगे तेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट प्रॉब्लम तो थी, क्या थी आइए देखते हैं। सो अब बात करते हैं कि ये ऑटोमन्स इतने कमजोर कैसे हो गए। देयर वाज अ टाइम कि ऑटोमन्स बहुत स्ट्रांग थे, इतने स्ट्रांग थे कि देर इतने ज्यादा स्ट्रांग थे ऑटोमन्स दैट दे बिसीज्ड वियना ट्वाइस, 2 बार यूरोप में एंटर करके सेंट्रल यूरोप तक पहुंचकर दे बिसीज्ड वियना ट्वाइस। इनफैक्ट इन 1683 ऑटोमन केम दिस क्लोज टू कॉन्करिंग वियना, दे बिसीज्ड वियना फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंड वाज, एक फाइनल मतलब अटेम्प्ट में पोलिश लिथुआनियन जो कॉमनवेल्थ है वहां से, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी, पढ़िएगा इसके बारे में भी। हुसार करके हैवी कैवलरी है, राइट, भारी भरकम कैवलरी है, आर्मर्ड कैवलरी है, हुसार नाम है उनका, राइट। और वो इस तरह के लकड़ी के विंग्स पहनते हैं ऊपर, लाइक और दूर से दौड़ते हुए आते हैं घोड़े, तो ऐसा लगता है कि जैसे एंजल्स आ रहे हैं, पीछे लकड़ी के विंग्स होते हैं। और वो हैवी कैवलरी लगभग 18,000 घुड़सवार, हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट किया गया है कि लार्ज, मतलब सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट कैवलरी वो चार्ज रहा। दे चार्ज द ऑटोमन लाइंस एंड ऑटोमन आर्मी जो है वो एकदम दे हैड टू रिट्रीट, ऑटोमन आर्मी को रिट्रीट करना पड़ा और वहां से सीज ऑफ वियना उठा। अदरवाइज 1683 में अगर वो चार्ज नहीं हुआ होता तो होली रोमन एम्पायर उनके कंट्रोल में आ जाता, उसके बाद इटली और फिर ब्रिटेन तो उस समय इतना रिलेटिवली स्ट्रांग नहीं था 1683 में ऑटोमन्स के मुकाबले, राइट। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो आज हम कुछ और ही पढ़ रहे होते अगर ऑटोमन्स उस समय जीत जाते। सो माय पॉइंट इज कि ऑटोमन्स, देयर वाज अ टाइम कि ऑटोमन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, राइट। बट धीरे धीरे ऑटोमन्स जो है वो डिक्लाइन कर गए और यूरोपियन पावर्स राइज कर गई। क्यों? कारण यह है कि 11th सेंचुरी के आसपास अब्बासीज ने एक ट्रेंड शुरू किया था मिडिल ईस्ट में, या अरेबियन जो रीजन है या मुस्लिम वर्ल्ड आप कह सकते हैं, ऑफ एस्टेब्लिशिंग कल्चर, एस्टेब्लिशिंग टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे, वो मैथमेटिक्स पर काम कर रहे थे, ज्योमेट्री पर काम कर रहे थे, एस्ट्रोलॉजी पर काम कर रहे थे, मेडिसिन पर काम कर रहे थे, राइट। पढ़िएगा आप, जैसे मेडिसिन के एक पायनियर है इब्ने सीना के बारे में पढ़िएगा, और भी बहुत सारा किस तरह के स्कॉलर्स हैं। बगदाद एक बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर था। लेकिन 11th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे एक नया कंजर्वेटिव मूवमेंट जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड में डेवलप हुआ और उसने आर्ग्यू करना शुरू किया
कि कितनी फिलॉसफी, कितनी साइंस और कितनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो जरूरी है, राइट क्योंकि ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है स्पिरिचुअल ट्रुथ से। सो एक तरह से वो कंजर्वेटिविज्म की तरफ जो है वो बढ़ने लगे, इस्लामिक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो है वो बढ़ने लगे, एंटी इनोवेशन होने लगे। एंड दीज एंटी इनोवेशन फोर्सेस जो कि जिनको सपोर्ट था मिलिट्री जनरल्स का, मिलिट्री फोर्सेस का, उन्होंने धीरे धीरे ऐसे रूलर्स को, अरेबियन ऑटोमन रीजन में ऐसे रूलर्स को टॉपल करना शुरू कर दिया जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के पीछे भाग रहे थे। और धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है वो ऑटोमन एम्पायर में कम से कम होता जाता है। एंड बाय द टाइम इट इज 18th एंड 19th सेंचुरी, ऑटोमन एम्पायर बहुत कमजोर हो जाता है, राइट। सो जो भी मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स जो है वो ऑटोमन एम्पायर द्वारा लिए जा रहे थे, उनको कंजर्वेटिव फोर्सेस अंडरमाइन कर रही थी, राइट। नाउ अब मैंने एक बात और कही थी कि दैट ऑटोमन्स जो है वो बहुत स्ट्रांग मिलिट्री फोर्स थे और यूरोपियन पावर जो है वो डायरेक्टली उनसे पंगा नहीं ले पा रही थी। उसका एक और एग्जांपल देता हूं दैट इन 1700 अर्ली 1700 जब प्रूशिया अपने आप को, प्रूशिया जो है वो जर्मन स्टेट, स्ट्रांग जर्मन स्टेट बनाना चाह रहा था, तो उन्होंने होली रोमन एम्पायर से अपनी कैपिटल को निकालकर बाहर किया पहले तो, राइट। एंड प्रूशिया ने अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को भेजा ऑटोमन एम्पायर कि भैया वहां जाइए और मिलिट्री टैक्टिक्स सीख कराइए। नाउ मैन टू मैन ड्यूरिंग दैट टाइम इन 16th 17th एंड 18th सेंचुरी, जेनिसरीज वर द एलीट सोल्जर्स इन द यूरोपियन वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड। जेनिसरीज जो कि ऑटोमन सोल्जर्स है, एलीट सोल्जर्स है, उनका कोई मुकाबला नहीं था। सो प्रूशिया ने अपने मिलिट्री जनरल्स को, मिलिट्री ऑफिसर्स को भेजा ट्रेनिंग के लिए जेनिसरीज के पास। जेनिसरीज ने ट्रेन किया प्रूशियन सोल्जर्स को, वो वापस गए जर्मनी, जर्मनाइज किया जेनिसरी या ऑटोमन टैक्टिक्स को। एंड प्रूशियन आर्मी जो कि नंबर में बहुत कम थी, वो धीरे धीरे ग्रो करती गई एंड इवेंचुअली जर्मनी को कंसोलिडेट कर लिया उन्होंने, राइट। सो ये मैं कह रहा था कि भैया जर्मनी और ऑटोमन्स का रिलेशनशिप बहुत पुराना था। तो जब ऑटोमन्स को तेल मिला या डिस्कवर किया कि भैया ऑयल फील्ड्स तो हमारे पास भी हैं बड़े बड़े और ऑयल एक्सट्रैक्ट करने उन्होंने शुरू किया, तो जर्मनी के साथ उन्होंने डील करी, ब्रिटिशर्स के साथ डील नहीं करी, क्योंकि जर्मन के साथ जो है वो बहुत पुराना रिलेशनशिप था उनका। और ये एक प्रॉब्लम जो है वो बना ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो नहीं चाहते थे कि जर्मन इन्फ्लुएंस जो है वो ऑटोमन रीजन में बढ़े, राइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि भैया जर्मनी का तो हम पिन डाउन करेंगे ही करेंगे, ऑटोमन्स को भी करेंगे, राइट। सो दिस इज द साइक्स पिको। नाउ दिस इज द मॉडर्न, ये मॉडर्न हालात है, राइट। यानी कि सीरिया और इराक वाला रीजन जो है वो जाना था, सीरिया इराक जॉर्डन वाला रीजन जाना था फ्रेंच को, राइट। एंड सदर्न ऑफ इराक एंड कुवैत, ये रीजन जाना था ब्रिटिशर्स को। द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ टर्की वाज ईयरमार्क फॉर इटली एंड दिस रीजन वाज ईयरमार्क फॉर ग्रीस, एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाज ईयरमार्क फॉर जर्मनी, राइट। ये रीजन है देखिए यहां पर इजमिर वाला रीजन जो है वो दिस रीजन फॉर ग्रीस, एंड अनातोलिया वाला रीजन, सिलिसिया वाला रीजन फॉर इटली, राइट। एंड दिस लेबनान, सीरिया, राइट, दिस रीजन वाज गोइंग टू फ्रेंच, और इराक, सदर्न पार्ट ऑफ इराक एंड कुवैत फॉर ब्रिटिशर्स। तो इस तरह बांटा जाना था, बट सक्सेसफुल, बट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ कुछ और। सो ऑटोमन डिक्लाइन, मैंने आपको ये स्टोरी जो है वो समझाई ही, मुस्लिम वर्ल्ड में कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिव थे, राइट। इससे हुआ क्या, हाउ दिस स्टेज, so imperial rivalry, resource competition and internal resistance to modernization combined to redraw the Middle East and to replace Iran at the center of 20th century struggles, and that placed Iran at the center of 20th century struggles. So Ottomans को तो कार्व आउट कर दिया, अब ईरान की बारी है। तो मैंने आपको बताया ना, एक तो साइक्स पिको, फ्रेंच और ब्रिटेन की आपस में सीक्रेट ट्रीटी, और दूसरी जो है वो रशिया और ब्रिटेन के बीच में सीक्रेट ट्रीटी, कि जैसे ही हम ऑटोमन्स को और जर्मनी को पिन डाउन करेंगे, हम इन्वेड कर देंगे ईरान को, और नॉर्दर्न साइड में आप कंट्रोल कर लेना और सदर्न साइड में हम कर लेंगे, क्योंकि कजर्स जो है वो कमजोर है, कजर्स को हम मतलब बहुत इजीली जो है वो ओवरथ्रो कर देंगे, राइट। लेकिन यहां पर जो है वो छोटी सी मिसकैलकुलेशन हो गई ब्रिटिशर्स से, देखते हैं क्या। ऑलराइट, नाउ वर्ल्ड वॉर 1 का माहौल बन रहा है, ऑटोमन एम्पायर के इंटरनल रेजिस्टेंस, मॉडर्नाइजेशन वो कर नहीं पा रहे थे, कंबाइंड विद एक्सटर्नल प्रेशर एंड स्ट्रेटेजिक एम्बिशन ऑफ यूरोपियन पावर्स, राइट, दैट मेड ऑटोमन एम्पायर वल्नरेबल फॉर डिसमेंबरमेंट। साइक्स पिको पार्टीशन ने एक सीक्रेट डील जो है करी, और मैंने आपको बताया ही, धीरे धीरे जो है वो ऑटोमन्स को वो बांटने जा ही रहे थे, राइट। देन 1901 में डार्सीज कंसेशन, राइट, 84%, 84% जा रहा है ब्रिटिशर्स को और 16% रह रहा है ईरानियंस के लिए। तो ईरान, एंड अब आप ग्लोबल लेवल पर देखो, ग्लोबल लेवल पर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई, राइट, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई, सिविल वॉर हुए, या थ्रू आउट 19th सेंचुरी में जो भी रेवोल्यूशन चल रही थी यूरोप में, चाहे वो 1820s की हो, 1830s की हो, 1848 की हो, वो सारी खबर ईरान तक भी तो पहुंच रही होगी ना, राइट। तो पर्शियन पीपल, वहां पर तो ट्रेडिशन रहा ही है लर्निंग का काफी अच्छा। So they knew what democracy is, and now they wanted to experiment with democracy, right? So in 1906 एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो है वो ईरान में कल्मिनेट होना शुरू होता है, एंड दैट रिजल्टेड इनटू क्रिएशन ऑफ अ मजलिस, एक पार्लियामेंट्री बॉडी जो है वो बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो बनता है टू
इंटेंट टू कर्ब दी ऑटोक्रेटिक रूल। जो कजर रूलर्स हैं, जो ओपीएम डेंस में जो मतलब उनकी रेपुटेशन बन गई है कि ये नशेड़ी हैं और ये अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं, ऑटोक्रेटिक रूल को कंट्रोल करने के लिए एक पार्लियामेंट्री, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो बनती है। 1906 में ही डेमोक्रेसी से पहला जो है वो एक्सपेरिमेंट कर लिया था ईरान ने, राइट। लेकिन ब्रिटिशर्स को कहां हजम होगा कि भैया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, खैर थर्ड वर्ल्ड कंट्री कॉन्सेप्ट तो बाद में आया, लेकिन ब्रिटिशर्स को कैसे हजम होगा कि मिडल ईस्ट में या आउटसाइड यूरोप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए या डेमोक्रेसी बन जाए। क्योंकि डेमोक्रेसी बन जाएगी तो लोगों के पास आवाज आ जाएगी, है ना। पब्लिक की आवाज जो है वो फिर धीरे धीरे पब्लिक के फेवर में बात करने की कोशिश करेगी, है ना। तो जो धीरे धीरे तो ये क्वेश्चन उठेगा ही ना कि 84% ब्रिटिशर्स को क्यों जा रहा है, हमारा रिसोर्स है, करना है तो एटलीस्ट 50-50 तो करो। ये ब्रिटिशर्स को नहीं चाहिए था, तो कि भाई तो भैया अब उस डेमोक्रेसी को टॉपल करना बहुत जरूरी बन जाता है ब्रिटिशर्स के लिए। और यहां से एक जो वेस्ट ने जो भ्रम बनाया हुआ है कि भैया हम तो चैंपियंस है डेमोक्रेसी के, ये भ्रम जो है मैं आपके धीरे धीरे तोड़ूंगा आगे आने वाले कुछ सेशन में, है ना। यूएस ने जो बड़े लेवल पर क्लेम किया कि भैया हम तो जो है वो डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर है। आज के सेशन में आपको मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे जो है वो यूएस ने डेमोक्रेसी को कहां कहां किस तरह प्रोटेक्ट किया है डेमोक्रेसी को, ठीक है। लेकिन पहला एग्जांपल यहां देख लेते हैं। 1906 में ईरान जो है वो कोशिश करता है डेमोक्रेसी लाने की, ब्रिटिशर्स को ये हजम नहीं हुआ, राइट। नाउ दिस रिफॉर्म फॉलोड द कंट्रोवर्शियल डार्सी ऑयल कंसेशन, है ना, which granted British interest an overwhelmingly favorable share of Iran's oil revenues। अब ये जो डेमोक्रेटिक जो ईरानियन माइट है, जब डेमोक्रेटिक जो ईरानियन एक्सपेरिमेंट है, ये ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम ना बन जाए बाद में, ना ब्रिटिशर्स को कुछ ना कुछ करना था। सो टू ब्लॉक दिस ईरानियन डेमोक्रेटाइजेशन, ब्रिटेन कल्टिवेटेड अलायंसेस, अलायंस बनाने उन्होंने शुरू करे, राइट। अब किसके साथ अलायंस बनाया जाए। अब ब्रिटेन का पुराना रूल है, जानते हैं आप लोग, डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने देखा कि ईरान में कौन कौन पावर चाहता है, किस किस को पावर चाहिए। कजर्स के पास ऑटोक्रेटिक रूल था लेकिन कजर्स इनइफेक्टिव थे, राइट। एक मजलिस डेवलप हो रही थी, एक मतलब डेमोक्रेसी का मूवमेंट बन रहा था, तो एक मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया डेवलप हो रहा था, दे वांटेड पावर, जो कि ब्रिटेन के हित में नहीं थे, तो उनके अगेंस्ट खड़ा करना है। तो कजर्स तो खड़े नहीं हो सकते थे, तो उनके अगेंस्ट जो है वो खड़ा किया उन्होंने क्लर्जी को, राइट। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी विल ऑल्सो ब्रिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म भी आएगा ना डेमोक्रेसी का, क्योंकि मॉडर्न आइडियोलॉजी, लिबरल पूरी आइडियोलॉजी आएगी डेमोक्रेसी के साथ, ये एक पैकेज डील होती है। अब देखेंगे कि भैया अगर सेक्युलरिज्म आएगा तो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट किसको ब्रिटिशर्स खड़े कर सकते हैं। तो उन्होंने जो क्लर्जी है, जो क्लेरिक्स हैं, उनको खड़ा किया कि भैया आप आइए और ये देखिए कि आपके देश में तो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, इस्लाम को हटाने की बात कर रहे हैं, डर का माहौल बना दिया वहां। और फिर धीरे धीरे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के चलते बाय द टाइम इट वाज 1911 द कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट हैड लार्जली फेल्ड टू सिक्योर अ स्टेबल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, दो इट लेफ्ट इंस्टीट्यूशनल सीट्स। लेकिन यहां पर एक डेमोक्रेसी के सीट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएंगे ईरान में। डेमोक्रेसी के सीट जो एस्टेब्लिश होंगे वो अब थ्रू आउट, मैं बताऊंगा आपको 20th सेंचुरी, बार बार ईरान के लोग बोलेंगे कि डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, और उस डेमोक्रेसी को टॉपल कर दिया जाएगा फॉरेन इन्फ्लुएंस के चलते। और आज तक ईरान में जो है वो डेमोक्रेसी की आवाज है कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। ऑल्दो हम समझेंगे इन दी 21st सेंचुरी ईरानियंस को भी लाजली समझ आ जाएगा कि डेमोक्रेसी तो आने से रही। डेमोक्रेसी लाने के चक्कर में जो हमें डेवलपमेंट करना जरूरी है, पहले जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप करना जरूरी है, पहले हम वो कर लें, राइट। खैर वहां तक हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो एक स्टेबल डेमोक्रेसी लाने में वो कामयाब नहीं रहे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट के सीट जो है वो जरूर रख दिए गए, एक मजलिस एस्टेब्लिश हो गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो बन गया, राइट। नाउ जो कजर डायनेस्टी है, लेकिन वो बहुत वीक हो गए। पहले याद है आपको मुजफ्फर शाह जिसने कंसेशन दिया था या अलाउ किया था ब्रिटिशर्स को। मुजफ्फर शाह के जाने के बाद उनके सक्सेसर आते हैं, उनके सक्सेसर के जाने के बाद एक ही साल में आ जाते हैं अहमद शाह। अहमद शाह विल बिकम द लास्ट कजर रूलर। कजर डायनेस्टी जो है वो अहमद शाह जी के साथ खत्म हो जाएगी। नाउ अब देखते हैं पैरेलल में इंपीरियल राइवलरी क्या चल रही है। तो चल रहा था इन द फर्स्ट डेकेड ईरान में, राइट। और यूरोप में क्या चल रहा है, इंपीरियल राइवलरी चल रही है, पावर स्ट्रगल चल रहा है। किसके बीच में, तेल के पीछे पावर स्ट्रगल चल रहा है, एम्पायर बिल्डिंग के पीछे पावर स्ट्रगल चल रहा है। सो इंपीरियल राइवलरीज एंड स्क्रैम्बल फॉर दिस ऑयल शेप्ड ग्रेट पावर स्ट्रेटजीज। ब्रिटेन ने डिस्कवर किया ऑटोमन एम्पायर के पास तेल है, ब्रिटेन वांटेड दैट ऑयल, ब्रिटेन वांटेड टू कर्ब और नलिफाई दी जर्मन एम्पायर। सो अब युद्ध जो है वो बहुत नेसेसरी हो गया। तो आते हैं अब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान क्या हुआ, राइट। सो जब वर्ल्ड वॉर 1 इरप्ट होता है, एक सेकेंड, या सो मजलिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो बनती है, डार्सीज लेगेसीज, राइट। जो कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करके जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट वीक हो जाएगा धीरे धीरे, एंड देन शुरू होगा वर्ल्ड वॉर 1। अब देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो है वो क्या घटनाएं हमें देखने को मिलती है। सो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 लार्जली जो है वो नहीं लड़ा गया, मिडिल ईस्ट में इतने बड़े लेवल पर नहीं लड़ा गया, स्पेशली ईरान जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के डायरेक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वो एक बहुत बड़ा झटका जो है वो ईरान को लगता है, ऑटोमन को लगेगा इनफैक्ट पहले तो झटका, राइट। सो the aftermath saw the dismemberment of the World War I saw the dismemberment of the Ottoman territories, right। अब जहां पर
जो साइक्स पिको एग्रीमेंट किया गया था उसके अकॉर्डिंग ग्रीस भी पहुंच गया, इटली भी पहुंच गया, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स तो थे ही वहां पर, राइट। तो ऑटोमन्स की टेरिटरी वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑटोमन्स दे फॉट बैक, राइट। उन्होंने वायलेंटली पॉपुलेशन को डिस्प्लेस पहले ग्रीक्स और इटालियंस ने किया, फिर बाद में ऑटोमन्स ने ग्रीक्स और इटालियंस को हटा दिया। तो जो अनातोलिया वाला जो रीजन है वो रिटेन करा किसने? ऑटोमन्स ने, जो कि बाद में बना टर्की। और ऑटोमन एम्पायर, जो फिर ऑटोमन्स की हिस्ट्री अलग से समझाऊंगा मैं आपको इसी सीरीज में आगे, मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों को समझेंगे, राइट। सो ऑटोमन्स को हटाकर कौन आया? जो रूलर्स हैं उनको हटाकर अट्टातुर्क, राइट। और ईरान में, अब याद है आपको, सीक्रेट एग्रीमेंट था, रशियंस नॉर्दर्न ईरान ले जाएंगे और ब्रिटिश सदर्न ईरान ले जाएंगे, लेकिन रशिया में क्या हुआ? रशिया में हो गई बोल्शेविक मूवमेंट, राइट ना। ईरान जो है वो कॉलोनाइजेशन को अवॉइड कर जाता है इसकी वजह से, बिकॉज रशिया में हो जाती है एक बोल्शेविक मूवमेंट, और जो कम्युनिस्ट जो पार्टी जो एस्टेब्लिश होती है या जो सोशलिस्ट स्टेट डेवलप होता है वो इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट था, राइट। तो रशिया ने मना कर दिया कि भैया हम तो नहीं करेंगे ईरान को कंट्रोल, राइट। तो ब्रिटिशर्स अब अकेले रह गए, अब वो अकेले जो है वो पूरे ईरान पर कैसे कंट्रोल करें? तो यहां पर पूरी तरह ईरान को कॉलोनाइज करने का जो सपना था वो सपना फिलहाल के लिए रह गया ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अभी उनकी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी चल रही है, उनको मिल रहा है भैया 84% कंसेशन धूमधाम से, राइट। लेकिन रशिया भी जाते जाते, रशिया ने अपना इन्फ्लुएंस तो छोड़ ही दिया वहां पर। तो जो गिलान प्रोविंस है वहां पर, ईरान का गिलान प्रोविंस है, 1920 में वहां पर एक लगभग 1-1.5 साल के लिए बहुत शॉर्ट लिव्ड पर्शियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक जो है वो स्टैब्लिश होता है। रशिया मना कर देता है कि हम इन्वेड नहीं करेंगे, लेकिन रशिया की बैकिंग से गिलान प्रोविंस में, नॉर्दर्न साइड ही गिलान प्रोविंस में एक सोशलिस्ट स्टेट एस्टेब्लिश होता है, राइट। लेकिन उस सोशलिस्ट स्टेट को बहुत लंबे समय तक रशिया जो है वो बैक नहीं कर पाता, क्योंकि रशिया में ऑलरेडी अपनी जो है वो सिविल वॉर चल रही थी। तो ऑल्दो देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकलिटी में कितना डिफरेंस होता है, राइट। जो सोशलिस्ट स्टेट की थ्योरी तो यही थी ना कि भैया हम तो वर्कर्स के साथ खड़े हैं, है ना, हम तो लोअर क्लासेस के साथ खड़े हैं, हम कैसे जो है वो टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं किसी की। लेकिन बैकएंड में वो एक सोशलिस्ट स्टेट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं वो कॉलोनाइजेशन तो कर ही रहे हैं। मैं आपको मैप में दिखाता हूं कहां पर है गिलान प्रोविंस। वेयर इज दैट मैप? या इन दिस मैप, इस मैप में, और एक सेकंड, दिस इज गिलान प्रोविंस, राइट। सो दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस, आप देख रहे हैं यहां तक जो है वो रशिया का इन्फ्लुएंस था, ये जो रेड मार्किंग है, एंड दिस वाज द गिलान प्रोविंस। तो गिलान प्रोविंस कुछ टाइम के लिए बन गया एक सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, राइट, जो कि 1-1.5 साल तक रहा, फिर उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि उसको सपोर्ट जो है वो नहीं कर सके, मतलब यूएसएसआर सपोर्ट नहीं कर सका, एंड दैट धीरे धीरे वो डिसॉल्व हो गया और ईरान ने उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया, या पर्शिया ने रीअब्सॉर्ब कर लिया अपने एम्पायर में या अपने स्टेट में, राइट। सो गिलान सोवियत रिपब्लिक, इवन शॉर्ट लिव्ड पर्शियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक इन गिलान, बैक्ड बाय मॉस्को, राइट, रेवोल्यूशनरी फर्मेंट एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस। सो यहां पर मैं आपको धीरे धीरे फॉरेन इन्फ्लुएंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट, कि कितना बड़े लेवल पर क्यों जो है वो ईरान प्रेजेंट टाइम में इतना बढ़ चढ़कर जो है वो फॉरेन इन्फ्लुएंस को अपोज करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज आप देख रहे हैं इस समय अपनी मर्जी से जो है वो उनसे बगैर पूछे मिडिल ईस्ट में वेस्ट जो है वो टेरिटरीज को कार्व आउट कर दे रहा है, राइट। अब क्या होता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन? आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन आते हैं भैया रेजा पहलवी। नाउ इन 1921 रेजा खां वाज अ कोसैक रूलर, कोसैक जो फोर्स है उसमें ऑफिसर थे, वो एक कोसैक ऑफिसर थे। उन्होंने देखा कि भैया ईरान में जो है वो केओस चल रहा है, एक साइड गिलान प्रोविंस में जो है वो एक सोशलिस्ट स्टेट बन गया है, कजर रूलर्स जो है वो इनफेक्टिव है, राइट। ईरान को बांटने की बात चल रही थी रशिया और ब्रिटेन के द्वारा। सो कहीं रशिया और ब्रिटेन ईरान को बांट ना लें, और कजर्स जो है वो इनसफिशिएंट है उनको कंट्रोल करने में, उनको मतलब उनको रोकने में। तो रिजा शाह सोचते हैं कि भैया मैं जाकर जो है पावर सीज कर लेता हूं। तो रिजा शाह आते हैं, मिलिट्री ऑफिसर है, वो तेहरान पहुंचते हैं, तेहरान में जो रूलर्स हैं उनको अपने अंडर लेते हैं और खुद को बना लेते हैं कमांडर इन चीफ, खुद बन जाते हैं कमांडर इन चीफ। अभी ऑटोक्रेट नहीं बनते, राइट, मोनार्क नहीं बनते, अभी अभी कमांडर इन चीफ बनते हैं, और अपने ही फ्रेंड को इंस्टॉल कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर, राइट। और कजर रूलर तो है, अहमद शाह तो मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे जो प्राइम मिनिस्टर है और रजा शाह है उनमें आपस में बनती नहीं। तो रजा शाह रोज फ्रॉम द chaos, जैसे मैंने आपको बताया 20th सेंचुरी ईरान, एंड हैड एन एक्सप्लिसिट एम्बिशन टू एमुलेट एंड कंट्रोल कर लेते हैं तेहरान को, बन जाते हैं कमांडर इन चीफ, बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर अपने दोस्त को, कुछ साल बाद उसको हटा देते हैं और खुद बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। और देखते हैं कि भैया टर्की में जिस तरह से अट्टातुर्क ने ही ट्राइड टू एमुलेट मुस्तफा केमल अट्टातुर्क ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टर्की। अट्टातुर्क ने जिस तरह डिसमेंटल होता हुआ देखा ऑटोमन इंस्टीट्यूशंस को, पहले ऑटोमन एम्पायर को, और फिर खुद से डिसमेंटल किया पुराने ऑटोमन इंस्टीट्यूशंस को, मोनार्की को हटाया, और जो पुरानी जितनी भी मतलब एरिस्टोक्रेसी उन सबको हटाया और मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को इंस्टॉल किया, सेक्युलराइज किया टर्की को, मॉडर्नाइज किया पूरी स्टेट को, रेडिकल कल्चरल रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया, जैसे कि अरेबिक और पर्शियन वर्ड जो है वो टर्की की लैंग्वेज से हटाए,
और पूरी तरह टर्किश लैंग्वेज को प्योर किया। जैसे इंडिया में भी हम देखेंगे, इंडिया में भी तो देखते हैं ना कि जो हिंदी 1935 के बाद जो डिबेट शुरू होता है कि हिंदुस्तानी रहेगी भाषा या हिंदी रहेगी आजाद भारत की भाषा, तो धीरे धीरे हिंदी को आजाद भारत की भाषा बनाया गया, इंडिपेंडेंट इंडिया की भाषा, और हिंदुस्तानी के जो उर्दू और फारसी भाषा के जो एलिमेंट्स थे उनको हटाया गया हिंदी में से, और शुद्ध हिंदी व्याकरण जो है वो फिर से लाई गई। वही सेम काम पहले अटातुर्क कर चुके थे। इस तरह के रेडिकल कल्चरल रिफॉर्म लाने की कोशिश, ताकि अरबिक, यानी बेसिकली सिंबॉलिक सिंबल क्या है कि भैया हमें फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, सो अरबिक और पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है वो हटाया। और वैसा ही कुछ मॉडर्न मतलब रेडिकल स्टेप जो है वो रेजा शाह भी करना चाह रहे थे। स्वीपिंग मॉडर्नाइजेशन, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो है वो रेजा शाह भी लाना चाह रहे थे। अब समझ गए होंगे आप, जैसे ही कोई ईरानियन स्टेट्समैन मॉडर्नाइजेशन की बात करता है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की बात आने लग जाती है, राइट। एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने की जैसी बात आएगी तो ब्रिटिशर्स को फिर से अंदर से जो है वो खलबली मचनी शुरू हो गई कि अगर ईरान स्ट्रॉन्ग स्टेट बन गया तो भैया सबसे पहला सवाल उनका यही होगा एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का कि 84% हमारे रिसोर्सेज का ब्रिटेन क्यों ले जा रहा है, राइट। तो ब्रिटिशर्स अगेन जो उन्होंने 1906 के बाद किया वही रेजा शाह पहलवी के साथ भी करना शुरू कर दिया उन्होंने, राइट। एक और नया, वही पुराना जो क्लर्जी वाला फैक्शन है, क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन वो कंजर्वेटिव, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि चलो भैया रेजा शाह के अगेंस्ट खड़े हो जाओ, राइट। रेजा शाह ने मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया, राइट। जो पुराने ट्रेडिशनल एलिट्स हैं उनकी पावर को ब्रेक किया, एंड ही वाज हेडिंग टुवर्ड्स अ रिपब्लिकन चेंज, रिपब्लिक बनाने की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स को वो हजम नहीं हुई, राइट। सो ब्रिटिशर्स ने जो क्लर्जी है उनको सपोर्ट करना शुरू किया, और इंटरनली जो है वो रेजा शाह, अब ब्रिटिशर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, पहले की तरह स्ट्रांग नहीं थे कि जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट 1906 के बाद शुरू हुआ था उसको इतनी आसानी से 1911 तक टॉपल कर दे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत खर्चा ब्रिटिशर्स का हो चुका था, राइट। लेकिन इतने वीक भी नहीं थे कि रिपब्लिक बनने दे ईरान में, राइट। सो उन्होंने रेजा शाह की तरफ स्ट्रेन बढ़ाना शुरू किया। एक तरफ से ब्रिटिशर्स मतलब अन्य अपने एलाइज के माध्यम से ईरान पर फोर्स डाल रहा है, राइट, क्योंकि ऑटमन उनके कंट्रोल में है, सऊदीज जो ट्रूशियल कोस्ट जो है, राइट, जो अमीरात हैं, क्योंकि वही ट्रूशियल कोस्ट जो धीरे धीरे यूनाइटेड अरब अमीरात भी बनेंगे। जो अमीर लोग हैं अमीरात हैं, या जो इंडिया से मतलब आसपास से ईरान पर प्रेशर डाला, अंदर से क्लर्जी से प्रेशर डाला, और अब रेजा शाह फंस गए, क्योंकि रेजा शाह मॉडर्नाइज करना चाहते थे, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाना चाह रहे थे, और इस खींचतान में वो स्ट्रॉन्ग स्टेट बना नहीं पा रहे थे। तो फाइनली उन्होंने जो है वो मजलिस के पास गए और पूछा कि भैया क्या सोल्यूशन है, क्योंकि रिपब्लिक तो बनाने देंगे नहीं, तो ऐसा क्या सोल्यूशन किया जाए कि सारे इंटरनल एटलीस्ट सारे फैक्शंस खुश हो जाए, राइट। सो मजलिस ने और क्लर्जी ने कहा कि मोनार्की बनाओ। So Reza Shah finally in 1925-26 replaced the Qajar rulers and established the Pahlavi dynasty, right? To reduce the outside influence and to control the popular unrest जो अपने देश में चल रहा था वो भी, और खुद को बना लिया उन्होंने रूलर, मोनार्क। और फिर उन्होंने शुरू किया मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस। लेकिन अभी भी ध्यान रखिए, अभी भी कंसेशन किसकी तरफ है ज्यादा, वही 84-16 अभी भी लागू है। सो रिसोर्सेज ब्रिटिशर्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन जितना हो सके, जितना जो है वो रेजा शाह कर सके, दे स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग द ईरानियन स्टेट, right? So Reza Khan seized power. Reza Shah project of state building, ambitious program to centralized authority, modernized military and infrastructure, weakened traditional elites, top down modernization। एक तो ईरान में क्या चल रहा है, टॉप डाउन मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, राइट, जिसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और इंटरनल स्ट्राइफ भी बहुत ज्यादा है, और वो टॉप डाउन मॉडर्नाइजेशन 1906 में नहीं हो पाया, राइट। वो टॉप डाउन मॉडर्नाइजेशन 1925-26 के बाद रेजा शाह ने बहुत बड़े लेवल पर करने की कोशिश करी, लेकिन ब्रिटिश प्रेशर, उस समय ब्रिटिशर्स स्ट्रांग थे, राइट, और जो इंटरनल स्ट्राइफ है उसके चलते ये टॉप डाउन मॉडर्नाइजेशन कितना सक्सेसफुल रहेगा वर्ल्ड वॉर 2 के आते आते, अब वो देखते हैं। सो दिस इज रेजा शाह पहलवी। सो अब कहानी आ जाती है वर्ल्ड वॉर 2 तक, राइट। सो वर्ल्ड वॉर 2 इट ऑल्टर्ड ईरान ट्रेजेक्टरी ऑल टुगेदर। ईरान जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, राइट। ईरान को फिर से मॉडर्नाइजेशन से मतलब ईरान अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने की तरफ बढ़ रहा था, एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने की तरफ बढ़ रहा था। उससे वापस जो है वो इन्फ्लुएंस में खींच ले आया वर्ल्ड वॉर 2। कैसे? सो नाजी जर्मनी राइज पर था, 1940s तक आते आते नाजी जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर इन्वेजन कर दिया, और सोवियत यूनियन को काफी मतलब, आल्दो ये बोला जाता है कि भैया रशिया हारा नहीं, कभी रशिया हारा नहीं, जर्मनी ने मल्टीपल बैटल्स में जो है वो रशिया को हराया, और वर्ल्ड वॉर 2 में एक ऑपरेशन बारबोसा करके उसको पढ़िएगा। एक साइड रशियन 12,000 जर्मनी से बेटर टैंक्स थे, और दूसरी साइड जर्मनी के पास 3,500-4 हजार के आसपास टैंक्स थे। स्टिल जर्मन टैंक्स ने रशियन टैंक्स पे या रशियन आर्मी को डोमिनेट कर लिया, राइट। सो दिस नाजी जर्मनी इन्वेजन ऑफ सोवियत यूनियन, इसने पूरा ब्रिटिश कैलकुलस को, फिर से ब्रिटिश कंफ्यूज हो गए। एक बार पहले जर्मनी राइज कर रहा था, उसको उन्होंने पिन डाउन किया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, अब फिर जर्मनी राइज कर रहा है, फिर जर्मनी को पिन डाउन करने की जरूरत है। लेकिन दिस टाइम जर्मनी जो है वो यूरोप में फैलता जा रहा है, और सोवियत यूनियन पर जो उन्होंने मतलब इन्वेजन करके काफी बड़े लेवल पर कंट्रोल कर लिया, ये एक ब्रिटेन के लिए प्रॉब्लम बन गई। तो ब्रिटेन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, राइट, आल्दो, और कैपिटलिस्ट स्टेट है लार्जली, सोशलिस्ट कहने की कोशिश करता है खुद को, लेकिन कैपिटलिस्ट स्टेट है लार्जली, और रशिया दूसरी तरफ एक सोशलिस्ट स्टेट है, कम्युनिस्ट स्टेट है, और
कम्युनिज्म मतलब कम्युनिज्म का एक बहुत बैड रेपुटेशन था ब्रिटेन में उस समय, और कम्युनिस्ट पार्टीज और कम्युनिस्ट वर्कर्स और विसल ब्लोअर्स उन सबको फोर्सफुली जो है वो सबडू किया जा रहा था, राइट। और चर्चिल मतलब और बड़े लेवल पर जो है वो स्टालिन के अगेंस्ट बोला करते थे। अचानक से चर्चिल को याद आया कि स्टालिन तो मेरा दोस्त है, और जैसे जैसे जर्मनी की पावर उनको बढ़ती हुई नजर आई, उन्होंने अब रशिया का साथ देना शुरू कर दिया। तो रशिया को जिताना यूरोप में बहुत जरूरी था ब्रिटिश के लिए, ब्रिटेन के लिए, राइट। तो अब मैप में दिखाता हूं मैं आपको, देखिए ये है जर्मनी। जर्मनी जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल करने की मतलब सोवियत यूनियन में एंटर कर गया और काफी बड़ा एरिया जो है वो कंट्रोल में ले आया जर्मनी। ये नॉर्वे वाला रीजन जो है वो कंट्रोल में था जर्मनी के, राइट। अब ब्रिटेन को रशिया को सपोर्ट करना था। अब अगर सप्लाईज यहां से भेजी जाए, नॉर्वे के ऊपर से भेजी जाए, तो जर्मनी जो है वो नॉर्वे के ऊपर से भेज रहे हैं अगर सप्लाई, या नॉर्वे को क्रॉस करके भी भेज रहे हैं, तो जर्मनी नहीं भेजने दे रहा, राइट। अगर मेडिटेरेनियन सी से सप्लाई भेजने भेजने की कोशिश कर रहे हैं रशिया को, तो जर्मनी के साथ जो जुड़ा हुआ है इटली, वो नहीं जाने दे रहा सप्लाईज को। तो ब्रिटेन रशिया तक सप्लाई पहुंचाए कैसे? तो ब्रिटेन को याद आया कि भैया 19 मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हमने एक मतलब वादा किया था, है ना, प्रॉमिस, एक एग्रीमेंट किया था कि ईरान को कंट्रोल करेंगे, राइट। तो क्यों ना हम फिर से उसी सेम प्लान को अप्लाई करने की कोशिश करें। रशिया जो है वो नॉर्थ से इन्वेड करेगा, और जर्मनी सॉरी ब्रिटेन जो है वो साउथ से इन्वेड करेगा। तो रशिया स्टार्टेड इन्वेजन इन 1941 फ्रॉम नॉर्थ, और ब्रिटेन जो है वो साउथ से इन्वेड कर रहा है, ताकि ये जो कोस्ट है ये कंट्रोल में आ जाए किसके? ब्रिटेन के, और सप्लाईज जो है वो भेजी जा सके इस कोस्ट, मकरान कोस्ट के माध्यम से सप्लाईज जो है वो यूएसएसआर तक पहुंचाई जा सके, राइट। और यही सेम कोस्ट जो है वो फिर यूएस ने भी यूज किया, और यूएस ने भी सप्लाईज जो है वो रशिया तक पहुंचाई। यूएस देख रहे हैं कैपिटलिस्ट है, और ये जो है वो कम्युनिस्ट है, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन जर्मनी को कंट्रोल करने के चक्कर में सब पुरानी दुश्मनी जो है वो भूलकर अलायंसेस जो है वो क्रिएट किए गए, और 1941 में इन्वेड किया गया ईरान को अगेन, राइट। सो नाजी जर्मनी इन्वेजन ऑफ सोवियत यूनियन, मैंने बोला ना स्ट्रेटेजिक जो कैलकुलस है ब्रिटेन का, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, राइट। नाउ सोवियत यूनियन बिकेम एन एसेंशियल एलाय, एंड सिक्योरिंग सप्लाई रूट्स टू यूएसएसआर बिकेम अ टॉप एलाइड प्रायोरिटी। नाउ कंसर्न अबाउट जर्मन इन्फ्लुएंस से कंसर्न होकर ईरान ने डिटरमाइन किया कि भैया पर्शिया का जो कॉरिडोर है, जो कोस्टलाइन है, या पर्शिया से जो हम मतलब इस कॉरिडोर से जो रशिया तक रास्ता पहुंचाएंगे, कि तो हमें पर्शिया में लैंड जो है वो एक्वायर करने की जरूरत है बड़े लेवल पर, राइट। तो पर्शिया को इन्वेड किया गया, सोवियत यूनियन ने नॉर्थ से इन्वेड किया, और ब्रिटेन ने इन्वेड किया साउथ से, राइट। इन्वेड किया। अब रेजा शाह जो है वो अपनी आर्मी को क्या कर रहा था? मॉडर्नाइज कर रहा था। लेकिन ब्रिटेन और रशिया की आर्मी ने जैसे ही इन्वेड किया, रेजा शाह की आर्मी ने कर दिया सरेंडर, तुरंत सरेंडर कर दिया। और इतने सालों से जो मॉडर्नाइज कर रहे थे रेजा शाह अपनी आर्मी को, देख रहे हैं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था अंदर अंदर, रेजा शाह की आर्मी को अंदर अंदर इतना खरीद चुके थे कि जैसे इन्वेड किया उन्होंने सरेंडर कर दिया, लड़े ही नहीं। और रेजा शाह को फोर्स कर दिया गया कि भैया तुम एब्डिकेट करो, राइट। ब्रिटेन ने कहा कि भैया तुम्हें हम अपने एम्पायर में भेजेंगे, टेंशन मतलब हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर जगह है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, जाओ जहां मर्जी रहना है। तो रेजा शाह वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट हिज थ्रोन, एंड हिज सन वाज इंस्टॉल्ड, जिन्हें बाद में कहते हैं द शाह ऑफ ईरान, राइट। हिज सन वाज इंस्टॉल्ड एज द शाह। रेजा शाह ने एब्डिकेट किया थ्रोन, रेजा शाह को भेज दिया गया एग्जाइल पर, मरते दम तक वो बाहर ही रहे, राइट। एंड शाह वाज इंस्टॉल्ड, एंड ब्रिटिश और सोवियत फोर्सेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं ईरान को, और कंसेशन अभी तक वही चल रहा है 84-16, राइट। सो यहां से पता चलता है कि लार्जर मिलिट्री रियलिटीज क्या रही ईस्टर्न फ्रंट में, राइट। ईरान ने ऑल्दो अवॉइड तो किया, फॉर्मर कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रशिया जो है वो, रशिया एंड ब्रिटेन दे लेफ्ट ईरान, राइट। उन्होंने फॉर्मली कॉलोनाइज नहीं किया, दे लेफ्ट ईरान, बट इन द प्रोसेस ऑफ लिविंग ईरान वो सेम मतलब उस तरह मतलब गवर्नमेंट को जो है वो अपने कंट्रोल में कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने इंस्टॉल कर दिया द शाह ऑफ ईरान को, राइट। और जो इंटरनल जो अदर फैक्शंस हैं जो पावर चाहते थे, जैसे कि क्लर्जी है, राइट, उनको अपनी तरफ कर लिया। और दूसरी साइड क्योंकि सोवियत यूएसएसआर ने भी इन्वेड किया था, तो उन्होंने लेफ्टिस्ट और सोशलिस्ट को जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो एक तरह से फॉर्मली कॉलोनाइज नहीं किया, लेकिन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो वेस्टर्न पावर्स का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी बना रहा, राइट। सो ऑल्दो ईरान अवॉइडेड, एज आई सेड, ऑल्दो ईरान अवॉइडेड फॉर्मल कॉलोनाइजेशन, राइट, बट एक पैटर्न बन गया फॉरेन इंटरवेंशन का, शेपिंग द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। रेजा शाह की अथॉरिटेरियन मॉडर्नाइजेशन was removed under allied pressure. Wartime occupation left Iran politically vulnerable, and this set the stage for later struggle over sovereignty, resource control, and balance between modernization and democratic reform. तो लोगों को तो यही लग रहा है ना, धीरे धीरे देख रहे हैं आप, एक एक फैक्शन तो सोसाइटी में यही बनता जा रहा है ना कि जब भी मॉडर्नाइजेशन की कोई ईरान में बात करता है तो बाहर की पावर आ जाती है कंट्रोल करने, राइट। तो एक कंजर्वेटिव फैक्शन जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ईरान में, उनको तो यही लग रहा है ना कि जो मॉडर्नाइजेशन की जब भी ईरान में बात हो रही है तो कोई ना कोई बात करने आ जा रहा है
कोई ना कोई बाहर की फोर्स कंट्रोल करने आ जा रही है और हम फिर से जो है वो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल में चले जा रहे हैं। तो इससे कंजर्वेटिविज्म भी जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है ईरान में, जो कि आगे जिसका बेनिफिट जो है वो वेस्टर्न पावर्स फिर से उठाएंगी, राइट। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू देन? पोस्ट वॉर ऑक्यूपेशन, नेक्स्ट हमें समझना है कि भैया वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है वो क्या होता है। So now let us discuss that what happened after World War II. So post-war occupation and the Azerbaijan crisis. So 1945-46 तक आते आते सोवियत रशिया they occupied northern Iran, right? So Soviet forces remain in Iranian Azerbaijan after World War II because Azerbaijan was part of the northern part of Azerbaijan, यानी कोकेकस को पार करके the northern part of Azerbaijan was once it was part of Safavids. So Safavids से जीत लिया था रशिया ने, राइट। नाउ रशिया वांटेड टू कंप्लीट अजरबैजान जो कि सदर्न पार्ट वाला है कोकेकस के, वो भी उनके कंट्रोल में आ जाए। सो दे कंट्रोल दैट एंड दे क्रिएटेड अ सोवियत अजरबैजानी रिपब्लिक देयर, एक सोवियत वहां पर बना दी। सो लाइक व्हाट हैपेंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, गिलान प्रोविंस में सोवियत एस्टेब्लिश हुई थी, उसी तरह अब अजरबैजान में सोवियत जो है वो रशिया ने एस्टेब्लिश कर दी। सो डेफिनेटली ये तो पहले तो ब्रिटेन को गवारा नहीं था कि वहां पर एक कम्युनिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। सिमिलरली अब यूएस को गवारा नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में ज्यादा डोमिनेट जो है वो ब्रिटेन था, बट वर्ल्ड वॉर टू के बाद ज्यादा डोमिनेट यूएस है। सो दिस स्टार्टेड अ कोल्ड वॉर स्टैंड ऑफ बिटवीन यूएस एंड रशिया, राइट। एंड यूएस ने फिर धमकाना शुरू कर दिया कि भैया अगर आप नहीं हटे, अगर आपने होल्ड नहीं छोड़ा अजरबैजान से अपना, सोवियत को नहीं डिसॉल्व किया, सो वी विल न्यूक यू। सो दिस वाज दैट टाइम जब यूएस जो है वो एट द ड्रॉप ऑफ द हेड किसी को भी न्यूक करने की धमकी दे देता था कि आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे आपकी टेरिटरी पर, क्योंकि ऑलरेडी यूएस जो है वो जापान पर न्यूक्लियर वेपन यूज कर चुका था और यूएस के अलावा और किसी कंट्री के पास अभी ऑपरेशनल इस तरह का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं था जो कि बॉम्ब्स बना सके। सो ऑब्वियसली न्यूक्लियर धमकी से जो है वो मान गए रशिया, और रशिया ने हटा दिया अजरबैजान से कंट्रोल, और अजरबैजान का जो सदर्न कॉकेकस वाला जो रीजन है इट वाज रीयूनाइटेड विद ईरान। नाउ इन 1951 ईरान रिन्यूड इट्स पुश फॉर डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अंडर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोजादेक। नाउ प्राइम मिनिस्टर बनाए गए मोहम्मद मोजादेक, आपको पता ही है जो शाह है उनको रिप्लेस करके उनके लड़के को जो है वो उनके सन को शाह बनाया गया था, राइट, एब्डिकेट करा दिया गया था। लेकिन सिंस नया नया जो है वो शाह बने थे अभी मोहम्मद रजा, सो उनका अभी इतना पॉलिटिकल होल्ड नहीं था। सो उन्हीं की जो पॉलिटिकल फैक्शन है वहां से एक लीडर निकल कर आता है मोहम्मद मोजादेक, और वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनका ये सपना होता है कि भैया ईरान को बनाना इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। अब आप समझ गए होंगे, अब अगर ईरान को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना है तो वो जो 84-16 का जो कंसेशन है वो अब ईरान के फेवर में उसे टर्न करना पड़ेगा, राइट, जो कि ब्रिटिशर्स होने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए तो जो पहला एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी का उसे कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया था। तो अब मोहम्मद मोजादेक चाहते थे कि भैया दे वांट टू कंबाइन दी रजा शाह मॉडर्नाइजेशन एजेंडा, जो पहले रजा शाह मॉडर्नाइजेशन करना चाह रहे थे, पहले तो रिपब्लिक बनाना चाह रहे थे बट फोर्सफुली उन्हें मोनार्की बनाना पड़ा, विद जेन्युइन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। सो मॉडर्नाइजेशन भी करना है और डेमोक्रेसी भी लेकर आनी है, जेन्युइन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लेकर आना है, right? And he believed that national control over the oil revenues was essential to fund infrastructure and state development. Obviously पैसा आएगा तभी तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, स्टेट डेवलप कर पाएंगे, और अगर अपने ही रिसोर्सेज पर कंट्रोल ना हो तो पैसा कहां से आएगा? अगर अपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल होगा, उनका तेल पर कंट्रोल होगा, तो फिर पैसा ही पैसा होगा। वही करने की कोशिश करी मोहम्मद मोजादेक ने। सो बट ऑब्वियसली ही व्यूड द ब्रिटिश एज प्राइमरी ऑब्स्टेकल। ब्रिटिशर्स जो है वो सबसे बड़ा इशू थे, बिकॉज दे डिडंट वांटेड, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि भैया डेमोक्रेसी जो है वो आए कहां पर, ईरान में। लेकिन जिस तरह का इन्फ्लुएंस ग्लोबल लेवल पर ब्रिटिशर्स का वर्ल्ड वॉर वन से पहले, वर्ल्ड वॉर वन के दौरान था, या वर्ल्ड वॉर टू के दौरान भी था, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है इस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं था, क्योंकि काफी हद तक बैंकरप्ट जो है वो ब्रिटिश हो चुके थे। सो नाउ दे हैड टू रिलाई ऑन यूएस टू डू देयर बिडिंग, राइट। बट उससे पहले मोहम्मद मोजादेक ने ऐसा क्या किया जो कि ब्रिटिशर्स का डर था वही किया। याद होगा आप लोग, आपने पढ़ा भी होगा, कई बार आपने सुना भी है। सो मोहम्मद मोजादेक ही व्यूड ब्रिटिशर्स एज द प्राइमरी ऑब्स्टेकल, देयर डोमिनेंट पोजीशन थ्रू एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, जो कि फॉर्मली एंग्लो पर्शियन थी, जिसका नाम एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी किया गया, नेशनल आइडेंटिटी पर लाया गया नाम। इट साइफन्ड वेल्थ फ्रॉम ईरान एंड थ्रेटेंड एनी सोवरेन रिफॉर्म, राइट। उस कंपनी की प्रेजेंस, उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव की प्रेजेंस, वो जिस तरह का पैसा कंपनी में, वो कंपनी जिस तरह का पैसा इन्फ्यूज कर सकती थी ईरान में अनरेस्ट पैदा करने के लिए, या किसी भी तरह के डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आ रहे हैं उनको टैकल करने के लिए, जिस तरह का पैसा वो कंपनी लगा सकती थी, उस कंपनी को वहां से हटाना बहुत जरूरी था। वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को वहां से हटाना बहुत जरूरी था। सो टू ब्लंट दिस फॉरेन इंटरफेरेंस, मोजादेक ने क्या किया कि ब्रिटिश एम्बेसी को क्लोज ही कर दिया ना। ब्रिटिश स्पाई नेटवर्क, ब्रिटिश जितना भी स्पाइज हैं, ब्रिटिश जो भी एस्पियनाज कर रहा है ईरान में, उसको बेस कहां से रख रहा है? उसका ब्रिटिश एम्बेसी से ही। तो ब्रिटिश एम्बेसी को ही सबसे पहले उठाया और तेहरान से बाहर फेंका, राइट। सो ही कट ऑफ एंड द की लोकस ऑफ डिप्लोमेटिक कवर फॉर इंटेलिजेंट एक्शंस, राइट। डिप्लोमेट्स के नाम पर जो है वो ब्रिटेन से या ब्रिटिश एम्पायर से लोग आ रहे हैं तेहरान में और इंटेलिजेंस ऑपरेशन कैरी ऑन कर रहे हैं, उनको ही हटा दिया। एंड देन ही नेशनलाइज्ड द ऑयल इंडस्ट्री, राइट। और जो एंग्लो ईरानियन
जो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी है उसका नाम रखा गया नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी, राइट। और जो लॉपसाइडेड कंसेशन थे 84-16 का, उसको 100-0 कर दिया। अब पूरी तरह पैसा जो है वो ईरान के पूरा पैसा ईरान के पास जाएगा, ब्रिटेन को बाहर जो है वो निकाल दिया वहां से। और यहां से उद्भव होता है बीपी का, ब्रिटिश पेट्रोलियम का, ब्रिटेन पेट्रोलियम का या ब्रिटिश पेट्रोलियम। जो शेल कंपनी थी, इट ग्रेजुअली रॉयल डच शेल, पहले शेल, देन रॉयल डच शेल, फिर उसके बाद एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, और फिर एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी। उसमें से जब ब्रिटिश स्टेक्स हटे तो ब्रिटेन ने अपनी अलग कंपनी खोली जिसको बोलते हैं ब्रिटिश पेट्रोलियम, बीपी, क्योंकि उनको स्कॉटलैंड के जो तटीय एरिया है, कोस्टल एरिया, वहां पर तेल मिल गया। लेकिन ईरान से जो उनको पैसा, वेल्थ आ रही थी, अब वो ईरान से वेल्थ आना उनको बंद हो गई। नाउ ब्रिटिशर्स जो है वो परेशान हो गए कि भैया ये तो खासा नुकसान हो गया हमारा, अब क्या किया जाए, हमारी तो एम्बेसी भी वहां से हट गई, राइट। सो मोसादेक फ्रेम्ड नेशनलाइजेशन एज अ मैटर ऑफ सोवरेनिटी एंड इकोनॉमिक नेसेसिटी, है ना। जनता को इकट्ठा किया, रैली किया कि भाई नेशनलाइजेशन करेंगे तभी तो हमारी सोवरेनिटी बरकरार रहेगी, यानी कि तभी हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे इंटरनल मैटर्स में बाहरी किसी भी शक्ति का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, और हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए ये नेचुरल रिसोर्स, ये नेशनल रिसोर्स बहुत जरूरी है। सो ईरानियन ऑयल शुड बेनिफिट ईरानियंस एंड फाइनेंस इट्स मॉडर्नाइजेशन। But this action, it provoked a diplomatic crisis. Now ब्रिटिशर्स की एम्बेसी, ब्रिटिश एम्बेसी जो है वो तेहरान से उठा दी गई थी, लेकिन यूएस एम्बेसी अभी भी मौजूद थी, राइट। सो ब्रिटेन जो है वो जाते हैं किसके पास, यूनाइटेड स्टेट्स के पास। और यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट थे इस समय हैरी एस ट्रूमन, और हैरी एस ट्रूमन के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भैया आप जो है वो ईरान में जाइए, और ये मोजादेक साहब की सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार जो बन रही है, इसको आप टॉपल कीजिए, इसको आप गिरा दीजिए। तो हैरी एस ट्रूमन जो है वो सीधा सीधा मना कर देते हैं कि नहीं, यूएस जो है वो कभी भी डेमोक्रेसीज का नुकसान नहीं करता, डेमोक्रेसीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, हम तो डेमोक्रेसीज लेकर आते हैं, हम डेमोक्रेसीज कैसे टॉपल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सीधा मुंह उन्होंने झूठ बोल दिया। ये बात है 1951 की, राइट। और जस्ट 2-3 साल पहले, ये झूठ क्यों है, ये प्रूवन है, क्योंकि जस्ट 2-3 साल पहले 1949 में सीरिया में जो डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उसे ओवरथ्रो करने में यूएस का हाथ था, यूएस सीआईए ऑपरेटिव्स का हाथ था उसमें, राइट। और यहां पर हैरी एस ट्रूमन कह रहे हैं कि भैया हम तो हाथ लगाएंगे नहीं, राइट। तो फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें किसी और, यूएस में ही किसी और ऐसे व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा जिसके पास इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो ये एस्पियनाज ईरान में कर सके, राइट। सो अब जो है वो ब्रिटिशर्स गए किसके पास, आइजनहावर के पास, ड्वाइट आइजनहावर, जो कि प्रेसिडेंशियल रेस में थे, और आइक उनका निकनेम था, ड्वाइट डी आइजनहावर का। और आइक जो है वो, उन्होंने अलाइड फोर्सेस को लीड किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, और आइक जो है वो गारंटीड जीतने वाले थे इलेक्शन। तो ब्रिटिशर्स अब आइक के पास गए, आइजनहावर के पास गए, और उन्हें कहा कि भैया ये देखिए ईरान में जो है वो हमारे कंसेशन छीन लिए गए हैं, जरा हमें देखिए कुछ वापस दिला सके आप तो आइजनहावर ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो तुम, वर्ल्ड वॉर 2 में हम तुम्हारे साथ थे, और अभी इस प्रॉब्लम में भी हम तुम्हारा पूरा पूरा साथ देंगे, राइट। और यहां से अब ब्रिटेन का हस्तक्षेप जो है वो कम होता जाएगा ईरान की पॉलिटिक्स में, और यूएस का इंटरफेरेंस जो है वो बड़े लेवल पर बढ़ जाएगा। और इधर से प्रॉब्लम जो है वो ईरान यूएस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है वो यहां से अब शुरू होती है। सो बहुत ध्यान से समझिएगा। सो 1953 की बात है, आइजनहावर जो है वो पावर में आ गए, और आइजनहावर ने ऑथराइज किया सीआईए इन्वॉल्वमेंट टू रिमूव ईरान डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। और ये हवा में बात नहीं है, ये बात प्रूव हो चुकी है, और थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे प्रूव हुई है बात। ये सो सीआईए इन्वॉल्वमेंट जो है वो उन्होंने अप्रूव कर दी, मोहम्मद मोजादेक को हटाने की प्लानिंग जो है वो शुरू हो गई, और एक सीआईए ऑपरेशन जो है वो लीड कर रहे थे कर्मिट रूजवेल्ट, सीआईए के ऑपरेटिव। ये वही कर्मिट रूजवेल्ट है जो कि ग्रैंडसन है प्रीवियस, उस समय मतलब रूजवेल्ट से भी पहले, सॉरी आइजनहावर से पहले और ट्रूमन से भी पहले एक प्रेसिडेंट रहे, थियोडोर रूजवेल्ट, उनके पोते हैं ये। और कर्मिट रूजवेल्ट जाते हैं और कोशिश करते हैं कि भैया ब्राइब करने की कोशिश करते हैं, सीआईए का पैसा है, भर भर कर लेकर जाते हैं, राइट। इनफैक्ट तेहरान में यूएसए की जो एम्बेसी थी, वहां पर सीआईए का भी जो ऑफिस था, उधर उन्होंने मिंट खोल रखी थी, यूएस मिंट, यानी नोट छापने की मशीनें थी यूएस की। तो भर भर के बोरियम, भर भर के पैसे जो है वो कर्मिट रूजवेल्ट ने ईरानियन मिलिट्री ऑफिसर्स को देना शुरू कर दिया कि भैया आप कूडेटा कीजिए, आप मोजादेक की सरकार को गिराइए। और कुछ आर्मी ऑफिसर्स ईरान के जो है मोजादेक को अरेस्ट करने भी पहुंच गए, लेकिन मोजादेक का नेटवर्क उस समय थोड़ा स्ट्रांग था, तो ये बाजी जो है वो रूजवेल्ट की, कर्मिट रूजवेल्ट की उल्टी पड़ गई, और मोजादेक ने ही उनको अरेस्ट कर लिया जो मोजादेक को अरेस्ट करने आए थे। तो यहां पर बहुत मुश्किल से जो है वो कर्मिट रूजवेल्ट बचकर भागे। तो आइजनहावर ने कहा कि नहीं नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम वापस आ जाओ। लेकिन रूजवेल्ट ने कहा कि नहीं, मैं गया हूं तो अब तो मैं डेमोक्रेसी गिरा कराऊंगा। तो फिर रूजवेल्ट ने फिर से जो है वो लोकल जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो कि जो समय गवर्नमेंट मौजूद थी मोजादेक साहब की, उससे खुश नहीं थे, अगेन उनके सहायता से फंड किया एक और कोवर्ट ऑपरेशन। क्या किया उन्होंने, उन्होंने बेसिकली जो लेबर फोर्सेस थी वहां पर, बेरोजगार जो थी, वैसे तो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन स्टिल बहुत लोग बेरोजगार थे, उनको यूएस डॉलर्स बांटने शुरू किए कि लीजिए पैसा लीजिए और प्रो मोजादेक रैली कीजिए। आप कहेंगे सर प्रो मोजादेक रैली करने से मोजादेक का तख्ता पलट कैसे हो जाएगा? तो प्रो मोजादेक रैली कीजिए आप, और फिर रैली के बाद जो है वो आप करिए आगजनी, आप मचाइए दंगा, आप करिए तोड़फोड़, आप मचाइए लूटमार। तो पहले तो प्रो मोजादेक रैली कर रहे हैं मोजादेक के सपोर्ट में, और फिर वही रैली करने वाले लोग लूटमार कर रहे हैं।
राइट। तो मोजादेक सामने आ रहे हो, बोल रहे हैं कि भैया तुम हमारे सपोर्ट में हो, मैं तो मॉडर्नाइज करना चाह रहा हूं, मैं स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूं गवर्नमेंट को, तुम अनस्टेबिलिटी फैला रहे हो। और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और मोजादेक की पॉपुलैरिटी जो है वो गिर रही थी, क्योंकि आम जनता को और मोजादेक का जो ऑपोजिशन था वो सभी इस पॉइंट को लेकर आ रहे थे कि देखिए आप ही के सपोर्टर जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं, डिस्टेबिलिटी फैला रहे हैं। राइट। और एक हद तक जो है वो फिर इस पूरी सिचुएशन को कंटेन करने की कोशिश करी ईरानी मिलिट्री ने, लेकिन उस तरफ से रूजवेल्ट जो है वो पैसे दिए जा रहे थे ईरानी मिलिट्री को, एंड फाइनली एक coup डेटा होता है और मोजादेक की सरकार को गिरा दिया जाता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी भी टॉपल कर दिया जाता है, कहां पर? ईरान में। सो दिस coup इट गॉट सक्सेसफुल, राइट। दिस इज मोजादेक, मोहम्मद मोजादेक, दिस इज शाह, राइट। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? So this is that coup and convert Anglo-American covert operations that resulted into the again failure of the second attempt in establishing a democratic regime in Iran. Now coup हुआ, देखिए coup में की एक्टर्स कौन थे? ब्रिटिश इंटेलिजेंस, CIA ऑपरेशनल लीडरशिप ऑन ग्राउंड, कर्मिट रूजवेल्ट, राइट। So covert funding, recruitment of sympathetic military officers and paid mobs, stage street chaos to undermine public support. Mossadegh arrested and the Shah's authority. So Mossadegh को अरेस्ट कर लिया गया और शाह को फिर से जो है वो अथॉरिटी में लेकर आया गया, क्योंकि मोज़ादेक के आने पर शाह जो है वो बैकफुट पर चले गए थे। शाह भी मोनार्क अभी भी मौजूद था, लेकिन अब शाह को जो है वो वापस से फ्रंट फुट पर लाया गया और अब शाह के पास जो है वो पूरा सपोर्ट है किसका? यूएस का। नाउ ब्रिटेन ने, देखिए ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस कितना कम हो चुका है इस समय तक। अब देखिए ये भी एक फर्दर डिबेट का टॉपिक है कि ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस कम हुआ है कि ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस ट्रांसफॉर्म हो गया यूएस के इन्फ्लुएंस में, कि बात वही है, बस मतलब आईपी सेम है, कंपनीज अलग अलग है, राइट। कहीं ऐसा तो नहीं है, खैर ये एक बहुत अलग डिबेट है, बट अभी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ लेते हैं कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कम हो गया, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो अपना कंसेशंस वापस चाहते थे, लेकिन यूएस ने coup किया है, यूएस ने coup करवाया है, तो अब फायदा भी वही उठाएंगे, राइट। तो उन्होंने वापस जो है वो द शाह को, मोहम्मद रजा शाह को जो है वो बिठा दिया, मतलब बैठे ऑलरेडी थे वो मोनार्क, लेकिन उनको पावर में ले आए, मोज़ादेक को अरेस्ट कर लिया गया। और यहां से अब लगभग 25 साल की जो है वो रेंज शुरू होती है, 25-26 साल की रेंज शुरू होती है, एक टिरेनी से भरी हुई रेंज शुरू होती है शाह ऑफ ईरान की, जिसमें मॉडर्नाइजेशन तो किया जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ जो है वो क्या चल रहा है, एक मतलब डिस्पोटिक रूल भी चल रहा है साथ में, जिसमें जितने भी राइवल फैक्शंस हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, राइट। जो भी शाह के खिलाफ आवाज उठ रही है उस आवाज को दबा दिया जा रहा है, एक साइड मॉडर्नाइजेशन भी चल रहा है, राइट। सो दिस coup cleared the way for the Shah to consolidate authority over the next quarter century, लगभग 25-26 साल तक शाह ruled as an authoritarian monarch. He pursued modernization programs, obviously he pursued modernization programs and military strengthening, क्योंकि पहले रजा शाह की मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया था, अब मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग का काम भी कर रहे हैं, राइट, मॉडर्नाइजेशन का भी काम कर रहे हैं, and he included initiatives like white revolution. But his regime was also marked by repression, imprisonment and torture of opponents. राइट। सो एक तरफ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और एक तरफ रिप्रेशन हो रहा है। इस रिप्रेशन से और मॉडर्नाइजेशन से दोनों से ही ईरानियन जनता खुश नहीं थी, क्योंकि देखने में तो लग रहा था कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, राइट, लेकिन उस मॉडर्नाइजेशन के चलते ईरानियन रिसोर्सेज को किस तरह यूएस, क्योंकि जो कंसेशन पहले ऑयल में मिल रहा था ब्रिटेन को, अब उस कंसेशन का फायदा यूएस उठाने लगा, तो ब्रिटिश गए, यूएस आ गया, रिसोर्सेज तो अभी भी ड्रेन हो रहे हैं, मार्केट जो है वो यूएस की कंपनीज के लिए ओपन किया जा रहा है, डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए मार्केट जो है वो बंद होता जा रहा है, तो इवेंचुअली वेल्थ का तो ड्रेन हो ही रहा है, भले ही दिखने में मॉडर्नाइजेशन हो रहा हो, राइट। So Iran's mid 20th century and the later half of 20th century modernization हुआ शाह के अंदर, राइट। स्टेट लेड रिफॉर्म्स किए गए, आइडेंटिटी शिफ्ट की गई, बट उससे सोशल टेंशंस भी बढ़े, राइट। जैसे टर्की के अत्यातुर्क ने रिफॉर्म किया गया, लैंग्वेज में रिफॉर्म किया, कल्चर में किया, ईरान मॉडर्नाइजेशन ने भी एग्जाम्प्लीफाई किया। Iran's modernization was also exemplified by the Shah's Iran in form of the White Revolution, and he held many grand spectacles at sites such as Persepolis. Persepolis पारसा या पर्शियन या पर्सियस के नाम पर जो है वो एक सिटी है परसेपोलिस, राइट। एंड ही एनकरेज्ड, शाह एनकरेज कि भैया वी नीड टू लुक बिफोर, वही पास की तरफ देखिए, गोल्डन एज की तरफ देखिए, दैट देयर वाज अ टाइम, प्री इस्लामिक टाइम, जब हम बहुत महान देश हुआ करते, राइट। साइरस द ग्रेट जो है वो हमारा लीडर था, जिसने पहला बिल ऑफ राइट्स लिखा था, एक बहुत ही ज्यादा सेक्युलर और एक बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट सोसाइटी जो है वो साइरस द ग्रेट ने एस्टैब्लिश करी थी, व्हिच इज इनफैक्ट करेक्ट, व्हिच इज इनफैक्ट ट्रू। तो वो प्री इस्लामिक सिंबल्स ऑफ व्हाइटनेस, ऑफ आयरननेस, उसकी तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। तो पर्शिया का नाम चेंज करके ईरान रखा गया, क्योंकि ईरान लिटरली मींस आयरन। एक और देश है आयरलैंड, एर्न या आयरलैंड, वो भी लिटरली मींस आयरन, राइट। सो एक आयरननेस, एक व्हाइटनेस, एक मतलब गोरे होने की तरफ जो है वो, हम गोरे हैं, हम कॉकेशियंस हैं, हम सुपीरियर हैं, हम इस्लामिक नहीं है, हम अरेबियन नहीं है। तो जिस तरह अटातुर्क ने टर्किश लैंग्वेज से अरेबियन और पर्शियन आइडेंटिटी को हटाया, पर्शियन अरेबियन वर्ड्स को हटाया और एक टर्की का आइडेंटिटी को प्रमोट किया, उसी तरह अब यहां पर ये आर्यन आइडेंटिटी को प्रमोट कर रहे हैं और अपनी अरेबियन आइडेंटिटी से दूर जा रहे हैं, जिसके चलते जो अरेबियन कम्युनिटीज हैं वो
प्रॉब्लम में फंसती जा रही है, जबकि आप देखेंगे खुजिस्तान वाला जो एरिया है, जो तेल निकाल रहा है, वो अरेबियन पॉपुलेशन है वहां पर ज्यादा, राइट, जो कि आगे एक प्रॉब्लम बनेगा भी, समझाऊंगा आगे कैसे, जो ईरान और इराक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस द बॉर्डरलैंड, शतल अरब करके एक जगह, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू होगा। So whiteness and Aryan identity, the rhetoric, it amplified distinctions between Persians and Arabs and fostered a nationalist nostalgia, जो कि पहले कई बार एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, नाजी जर्मनी में हुआ, उससे पहले फ्रांस में हुआ, राइट, एक नेशनलिस्टिक नोस्टाल्जिया इंडियन नेशनल स्ट्रगल में भी हमें देखने को मिलता है। साइरस द ग्रेट को प्रमोट कर रहे हैं वो, राइट। सो ये प्रोपेगेंडा जो है वो ईरान में चल रहा था, लेकिन इसके कल्चरल कंसीक्वेंसेस बहुत खतरनाक थे। द कल्चरल कंसीक्वेंसेस ऑफ दिस व्हाइट रेवोल्यूशन वाज वेस्टर्नाइजिंग द कंज्यूमर ट्रेंड्स, राइट। कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट कल्चर की बढ़ती गई, कॉस्मेटिक सर्जरीज बहुत ज्यादा होने लगी, लोग, लड़कियां अपने हेयर ब्लीच करने लगी ताकि वो ब्लॉन्ड दिख सके, इतना व्हाइट दिखने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी नोज को, राइनोप्लास्टी जो नोज सर्जरी होती है, जिससे वो पॉइंटेड नोज बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो व्हाइट दिख सके, राइट। एक पॉप आइकॉन है गगूश नाम से, राइट, शी वॉज वेरी पॉपुलर। वो गाने इस तरह गा रहे हैं काउबॉय हैट में, और वो गन्स लेकर पूरा वेस्टर्न जो सिनेमा है उसकी तरह पोर्ट्रे कर रही है अपनी म्यूजिक वीडियोस को। एक आपको मैं इमेज दिखाता हूं, देखिए। सो कुछ, देयर वाज अ टाइम दैट दिस इज अ कॉमन पिक्चर ऑफ ईरान, राइट। आप सोचेंगे ईरान जो है वो इन द 1960 द 1970s जो है वो हिजाब में, मतलब कंजर्वेटिव सोसाइटी और बहुत ज्यादा वैसी, मतलब पिछड़ी सोसाइटी रही होगी वेस्टर्न सोसाइटी कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं था। वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। इनफैक्ट सो मच सो दैट ईरान केम टू बी नोन एज द अमेरिका, लिटिल अमेरिका, द शॉपिंग मॉल ऑफ द मिडिल ईस्ट। जिस तरह यूएस की पूरी इकोनॉमी शॉपिंग मॉल्स के अराउंड, आप देख सकते हैं कि शॉपिंग मॉल्स बने और वहां पर जाकर आप सभी यूएस ब्रांड्स को परचेज कर सकते हैं, राइट। उसी तरह ईरान मिडिल ईस्ट का शॉपिंग मॉल बन गया। आसपास के सभी लोग जो हैं वो एलीट लोग, जो कि ट्रैवल करना और महंगे अमेरिकन ब्रांड्स को परचेज कर सकते थे, वो ईरान में आकर शॉपिंग करके जा रहे हैं। वो ईरान में आकर राइनोप्लास्टी करा रहे हैं, ईरान में आकर लड़कियां जो है वो हेयर ब्लॉन्ड करा रही है, ईरान में आकर जो है वो हर तरह के वेस्टर्न क्लोथिंग पहन रहे हैं वो। सो ये व्हाइटनेस का जो प्रोग्राम शुरू किया था, ये लिटिल अमेरिका का जो टाइटल ईरान को मिला, राइट, दिस रिफ्लेक्टेड डीप यूएस इन्फ्लुएंस आफ्टर 1953 को, कि किसने बड़े लेवल पर जो है वो यूएस मार्केट ओपन कर दिया गया, यूएस के लिए मार्केट ओपन कर दिया गया ईरान का। So this Iran's embrace of American goods and lifestyle coexisted with military, और साथ में मिलिट्री की भी मिलिट्री हेल्प भी जो है वो ईरान ले रहा था, राइट। बड़े लेवल पर वेपन्स, इनफैक्ट F-14 टॉमकैट्स जो है वो इंपोर्ट कर रहा था ईरान यूएस से, राइट। सो दिस मॉडर्नाइजेशन और ये जो टेक्नोलॉजिकल और जो इंस्टीट्यूशनल एडवांसेस हुए, इसके पैरेलल में एक और चीज हो रही थी, दैट इज कल्चरल इरोजन। जो पुराना ईरान का, पर्शिया का जो कल्चर था वो धीरे धीरे इरोड होता जा रहा था। और एक सेक्शन आपको याद ही होगा जिसको ब्रिटिशर्स जो है वो 1906 से सपोर्ट कर रहे थे, क्लर्जी। एक सेक्शन वो भी था सॉरी, जिसको ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे, राइट। तो वो जो क्लर्जी है, जो कि धीरे धीरे अपने आप को तब से पॉपुलर करती जा रही थी, स्ट्रॉन्ग करती जा रही थी, वो एक इस मॉडर्नाइजेशन की अपोजिशन में आकर खड़ी हो गई, और वो कहने लगी कि ये जो मॉडर्नाइजेशन आप करते जा रहे हैं, रैपिड मॉडर्नाइजेशन, ये ईरान की आइडेंटिटी को इरोड करता जा रहा है, कल्चरल आइडेंटिटी को इरोड करता जा रहा है। और साथ में आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग मॉडर्नाइजेशन से खुश तो थे कि भैया औरतों को आजादी मिल रही है, हमें नए बेटर जो है वो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मासेस जो है वो दुखी भी थे कि आप कल्चर को तो इरोड कर ही रहे हो, मॉडर्नाइजेशन ला रहे हो, ठीक है, लेकिन जहां पर करना चाहिए इन्वेस्ट वहां नहीं कर रहे आप। इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन को बेटर कीजिए, हेल्थ केयर को बेटर कीजिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जो गरीबी का इशू है, उसको तो रिजॉल्व कीजिए आप। बड़े बड़े शहरों में जो एलिट्स हैं वो तो वेस्टर्न कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, वो तो वेस्टर्न चीजों को एंजॉय कर पा रहे हैं, लेकिन जो रूरल ईरान है वो तो पिसता जा रहा है, उसके तो रिसोर्सेज आप छीनते जा रहे हैं, और अपने देश के रिसोर्सेज आपने यूएस के लिए गोल रखे हैं, राइट। सो जो सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट जो वर्ग है वो भी एक्टिव था, राइट। एक साइड यूएस एक्टिव था जो कि अपना कमर्शियल प्रोपेगेंडा चला रहा था और अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा था भर के, और तीसरी तरफ जो है वो एक्टिव थे दी क्लर्जी, दी कंजर्वेटिव्स, और ये तीनों जो है वो पावर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, राइट। और इसी जद्दोजहद में लगभग 25-27 साल जो है वो गुजर गए, जिसमें शाह जो है वो जब तक स्ट्रांग था तब तक अपने ऑपरेशन के चलते, अपने ऑपरेसिव अथॉरिटेरियन पॉलिसीज के चलते, उसने जो भी पॉपुलर अनरेस्ट है उसको स्क्वॉश करके रखा, यूएस के लिए मार्केट ओपन करके रखा। लेकिन देयर वाज टाइम, ज्यादा देर तक जो है वैसा नहीं चल सका। इन 1970s शाहज अथॉरिटेरियन रूल इट बिकेम डीपली अनपॉपुलर। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा, मतलब प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती गई इस अथॉरिटेरियन रूल के चलते, रूल को लेकर। पहले तो लोग खुश थे, राइट, कि हमें राइट्स मिल रहे हैं ज्यादा, देखिए हमें कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्ट मिल रहा है ज्यादा, एवरीथिंग। लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा कि हमारे नेशन के रिसोर्सेज को तो ड्रेन किया जा रहा है, गरीब तो गरीब होता जा रहा है, राइट। तो उसके अगेंस्ट जैसे ही कोई सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट मूवमेंट निकल कर आता है या कोई पॉपुलर अपराइजिंग होती तो उसको स्क्वॉश कर दिया जाता शाह द्वारा, यूएस की मदद से। तो शाह का रूल डीपली अनपॉपुलर होता गया, राइट। तो अब यूएस के लिए बारी थी कि शाह को अब हटाया जाए, क्योंकि अब ये जो हमने, मतलब शाह को जो इंस्टॉल किया है, राइट, और हमने जो इतना ज्यादा डीपली इंटरफियर कर दिया है
ईरान की पॉलिटिक्स में लोग इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा अवेयर होते जा रहे हैं। सो नाउ हमें जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाकर ऑपरेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर अब शाह को जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे इस समय 1970s में, जिमी कार्टर ने शाह को कहा कि भैया पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन कीजिए, अब आपने बहुत साल मोनार्की खेल लिया, पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन कीजिए, हमने जो है वो काफी हद तक अपने वेस्टर्न आइडियाज इंफ्यूज कर दिए हैं, अब हम अपने तरह की पॉलिटिक्स भी लेकर आएंगे। तो यूएस प्रेशर में पहले शाह ने जो है वो रिलैक्स किए कंट्रोल्स को, थोड़ा सा अथॉरिटेरियन अपनी रिजीम को रिलैक्स किया और प्रेस को फ्री कर दिया। जैसे ही प्रेस फ्री हुई, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो शाह को फेस करना पड़ा कि शाह और शाह की फैमिली का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया। एट द सेम टाइम शाह की तबीयत भी खराब होती जा रही थी, तो शाह को कैंसर था, तो शाह को जाना पड़ा ईरान को छोड़कर बेटर ट्रीटमेंट के लिए, राइट। तो जैसे ही शाह ईरान को छोड़कर जाते हैं, वो जो पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, उस पावर वैक्यूम के चलते ही उस पावर वैक्यूम को भरने के लिए सभी फैक्शंस में खींचतान शुरू हो जाती है कि कौन जो है वो शाह की अथॉरिटेरियन रिजीम को रिप्लेस करेगा। ये जो रिमूवल ऑफ द सेंट्रल फिगर ऑफ अथॉरिटी इट हेल्ड प्रेसिपिटेट द रिजीम्स कोलैप्स, एंड शाह का रिजीम जो है वो 1979 में कोलैप्स कर जाता है, एंड मोनार्की फेल एंड शाह वेंट टू एक्साइल। अब शाह तो चले गए एक्साइल में, तो अब शाह की जगह आएंगे कौन, राइट। So all of these points I have explained: Shah's consolidation and authoritarian modernization, cultural shift and identity politics, then collapse of the monarchy and the revolution. So late 1970s, growing unpopularity due to repression, economic grievances and political opening under international pressure, जो प्रेस को ओपन किया गया, राइट। सो शाह जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ और शाह बीमार भी था, शाह को जाना पड़ा, और जैसे ही शाह गया देयर रिजल्ट्स इनटू मास मोबिलाइजेशन, कोलैप्स ऑफ द मोनार्की एंड एक्साइल ऑफ द शाह, एंड पावर वैक्यूम क्रिएट होता है। इस पावर वैक्यूम का फायदा जो है वो उठाया गया किसके द्वारा, आयतुल्ला खमीनी के द्वारा। अब ये समझते हैं कि कैसे ये 1979 का रेवोल्यूशन कैसे हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन कैसे आया, राइट। यहां पर इधर जो है वो इस सेशन को, आज के सेशन को मैं खत्म कर दूंगा। इसके बाद की जो कहानी है 1980s 1990s और बाकी के लगभग 25 साल, यानी कि बाकी के बचे हुए 45 साल में एक नेक्स्ट सेशन में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज वहां पर हमें थोड़ा और डिटेल में जाकर समझना पड़ेगा। पहले हम ईरान को अच्छे से समझेंगे, फिर हम समझेंगे यूएस ने क्या क्या रोल प्ले किया है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, फिर धीरे धीरे करके अनफोल्ड करेंगे बाकी सभी नेशंस के रोल को या स्टेट्स के रोल, यानी कि इजराइल का क्या रोल है, पैलेस्तीन का, यूएई का, सीरिया का क्या रहा, जॉर्डन, लेबनान, अजरबैजान, अफगानिस्तान को भी इंक्लूड कर लेंगे, फिर उसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इन सबके क्या रोल है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को शेप करने, राइट। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट इवेंट की, कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम जो चल रहा है इसमें अब क्या हुआ। इसमें हुई एक यूएस एम्बेसी क्राइसिस करके एक इवेंट हुआ, राइट। सो आफ्टर शाह के जाने के बाद बहुत बड़े लेवल पर एज आई सेड एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वो क्रिएट होता हुआ नजर आता है, राइट। शाह के जाने के बाद रेवोल्यूशनरी कोalition, जैसे कि अब पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए रेवोल्यूशनरी कोalition जैसे लेफ्टिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, राइट, वो चाहते थे कि एक सेकुलर सिस्टम जो है वो बने, एक सोशलिस्ट फ्यूचर हो ईरान का, राइट। एक तो वो सेक्शन था। दूसरा सेक्शन था रिलीजियस फोर्सेस, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, जो कि 1906 से जिनको ब्रिटिशर्स की शह थी, वो चाहते थे कि भैया हम जो है वो अपना इस्लामिस्ट रिजीम बनाए अंडर आयतुल्ला खमीनी। तो अब यूएस पॉलिसी मेकर्स के सामने ये क्वेश्चन था कि सपोर्ट किसे किया जाए, लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट को सपोर्ट किया, क्योंकि मोनार्की तो डूब गई, अब सपोर्ट किसे किया जाए, लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट को या आयतुल्ला खमीनी को, राइट। तो अब आप समझ ही सकते हैं लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट को कैसे सपोर्ट करेंगे, वो तो ऑब्वियसली कोल्ड वॉर में है, यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट को तो रशिया सपोर्ट कर रहा था, राइट। तो नेचुरली यूएस जो है वो सपोर्ट करने लगे किसे, दी कंजर्वेटिव्स, आयतुल्ला खमीनी की एफर्ट्स को जो है वो यूएस का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। सो यूएस पॉलिसी मेकर्स फियरिंग सोवियत इन्फ्लुएंस if they left prevailed, tacitly preferred an outcome that would block a communist alignment. So in this chaotic power struggle, Khomeini's charismatic Islamist movement prevailed, क्योंकि लोग ऑलरेडी दुखी थे। मॉडर्नाइजेशन से लोग इतना परेशान नहीं थे जितना वेस्टर्नाइजेशन से परेशान थे, राइट। मॉडर्नाइजेशन लेकर आइए, बेटर हेल्थ केयर लेकर आइए, बेटर सर्विसेज लेकर आइए, आप बेटर स्कूलिंग लेकर आइए, कोई इशू नहीं था ईरान की जनता को, आज भी इशू नहीं है। प्रॉब्लम थी ये जो वेस्टर्नाइजेशन का प्रोपेगेंडा जो उन पर थोपा जा रहा था, जिससे उनकी अपनी आइडेंटिटी छूटती जा रही थी। वो जो डिसग्रंटल्ड जो जनता थी, जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर परेशान थी, उसको जो है वो इकट्ठा कर लिया, मोबिलाइज कर लिया कंजर्वेटिव ने, और एक बड़ी शक्ति के रूप में कंजर्वेटिव खड़े हो गए अगेंस्ट दी मॉडर्नाइजेशन, राइट। अब जो कंजर्वेटिव उन्होंने भी अपने लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है, मॉडर्नाइजेशन किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि वो ईरान को पीछे ले गए, नहीं, लेकिन ईरान को वेस्टर्नाइज ना होने देना ज्यादा बड़ा इशू था उनका, राइट। बट यूएस के लिए जो है वो ज्यादा बेटर डील क्या थी, किसको बैक करना, आयतुल्ला खमीनी को या लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट को। सो ऑब्वियसली दे कैन नॉट गो डाउन द रोड, लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट की तरफ वो नहीं जा सकते थे, सो दे सपोर्टेड आयतुल्ला खमीनी। He was a charismatic Islamist movement leader, and Islamist movement it prevailed, and the Islamic state in Iran was established after the revolution. So revolution forces ने जो है वो बहुत लोगों को सप्रेस किया, बहुत लोगों को मारा। ये जो सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट थे इनको मारा पहले, ठीक है, मारा कहने का मतलब एग्जीक्यूट किया गया इन्हें, राइट। इस तरह यूएस ने सपोर्ट किया खमीनी और उनके सपोर्टर्स को कि सोशलिस्ट को मार दो।
मतलब ऐसा माहौल कर दो कि सोशलिस्ट यहां पर आ ही ना सके। आगे हम देखेंगे प्रॉक्सी वॉर भी होगा, राइट। एक साइड को सपोर्ट करेगा यूएस, एक साइड को सपोर्ट करेगा रशिया, राइट। नेक्स्ट सेशन में प्रॉक्सी वॉर वाला फंडा जो है वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बट यहां पर देखते हैं आयतुल्लाह खमीनी, दे स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग सोशलिस्ट एंड लेफ्टिस्ट, लेफ्ट एंड राइट, राइट। कई मिलिट्री ऑफिसर्स को डिकैपिटेट किया गया, इनफैक्ट डिकैपिटेट किया गया। एयरफोर्स वाले तो जेट्स में बैठकर भाग गए, लेकिन जो नेवल ऑफिसर्स थे, जो आर्मी ऑफिसर्स, जो नीचे पकड़े गए, जो कि शाह के सपोर्टर्स थे, राइट, उनको डिकैपिटेट किया गया और अपना खुद का जो है वो पैरेलल सिस्टम धीरे धीरे आयतुल्लाह खमीनी ने एस्टैब्लिश किया। रेवोल्यूशन वाज सो सक्सेसफुल, क्यों? क्योंकि वो पहले से एक पैरेलल सिस्टम डेवलप करते आ रहे थे धीरे धीरे। मैंने आपको बताया ना, ये 1906 से चल रहा है। इनफैक्ट उससे पहले से ही काफी इन्फ्लुएंशियल रही है क्लर्जी, लेकिन क्लर्जी भी पावर में आ सकती है, मोनार्की को रिप्लेस कर सकती है। ये 1906 के बाद जो है वो ब्रिटिशर्स ने क्लियर किया, और बहुत लंबा, और स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो है वो धीरे धीरे जो क्लर्जी है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही थी कि जैसे ही जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो बदनाम हो जाएगी अच्छे से और उसको हटा दिया जाएगा, यानी कि शाह की सरकार को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह हम जो है वो ले लेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि यूएस द्वारा बैक्ड किसी भी तरह की गवर्नमेंट पर जो है वो ईरानियन लोगों को भरोसा नहीं था, राइट। लेकिन इस पूरे टर्मोइल में जब तक ये वैक्यूम मौजूद था और पूरी तरह रेवोल्यूशनरी फोर्सेस, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फोर्सेस अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाई थी, एक सेंस ऑफ फ्रीडम थी, पॉलिटिकल फ्लूइडिटी थी। बहुत सारे लोग जो है वो एक सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि एनार्की कह लीजिए उसको, फ्रीडम नहीं कह पा रहे तो, राइट। क्योंकि नया रिजीम अभी तक अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर पाया था। इसके चलते जब तक नया रिजीम अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर पाया है, एक इवेंट जो है वो 1979 में होता है। कुछ स्टूडेंट मिलिटेंट्स सीज कर लेते हैं तेहरान में यूएस की एम्बेसी को, जो मोजादेक ने पहले किया। क्योंकि अभी भी डेमोक्रेसी बनाने के सपने जो है वो सपना पूरा नहीं हुआ था एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनाने का, राइट। 1906 के बाद डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश की गई, मोहम्मद मोजादेक ने डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की। अब 1979 में स्टिल जो है वो स्टूडेंट जो है वो डेमोक्रेसी लाना चाह रहे थे। तो जिस तरह मोजादेक ने ब्रिटिश एम्बेसी को भगाया था, हटाया था, उसी तरह अब जो स्टूडेंट फैक्शंस हैं वो समझ गए थे कि भैया यूएस एम्बेसी को भी हटाना पड़ेगा, बिकॉज यूएस एम्बेसी जो है वो कहने को वहां पर डिप्लोमेट्स आते हैं, लेकिन वो डिप्लोमेटिक, क्योंकि डिप्लोमेट्स का डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, राइट। तो वो डिप्लोमेसी के नाम पर क्या चल रहा है वहां पर? कोवर्ट ऑपरेशंस चल रहे हैं, डिप्लोमेसी के नाम पर एस्पियोनाज चल रहा है, स्पाई नेटवर्क फैला हुआ है, सीआईए काम कर रही है बेसिकली, राइट। तो भैया रेवोल्यूशन, कुछ स्टूडेंट लोग जो हैं वो जाते हैं, एम्बेसी को सीज कर लेते हैं। अब एम्बेसी क्या होता है? फॉरेन सॉइल होती है, आप लोग जानते हैं। एम्बेसी इज द फॉरेन सॉइल, सोवरेनिटी होती है किसी और देश की, आप ही के देश के अंदर, राइट। तो जैसे ही स्टूडेंट यूएस एम्बेसी में एंटर करे तो वो यूएसए में एंटर कर गए बेसिकली। तो उस एम्बेसी में, राइट, सो 1979 में स्टूडेंट मिलिटेंट्स दे सीज्ड द यूएस एम्बेसी इन तेहरान इन द रेवोल्यूशनरी टर्मोइल। और मोस्ट एम्बेसी स्टाफ जो है वो तब तक जा चुका था, इवैक्यूएट कर चुका था, लेकिन कुछ डजन्स, कुछ जो है वो सीआईए ऑपरेटिव्स अभी भी वहां पर मौजूद थे। 66 नंबर एक्चुअली 66 जो है वो सीआईए ऑपरेटिव्स वहां पर मौजूद थे, जिसको यूएस कहता है कि भैया नहीं, वो हमारे डिप्लोमेट्स थे, राइट। लेकिन बाद में क्लियरली पता चला दैट दे वर सीआईए ऑपरेटिव्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट्स अंदर एंटर करते हैं, वो सीआईए ऑपरेटिव क्या कर रहे थे जानते हैं आप? वो सीआईए ऑपरेटिव डॉक्यूमेंट्स को श्रेड करने लगे हुए थे। दे वर श्रेडिंग द डॉक्यूमेंट्स, और रंगे हाथ स्टूडेंट्स ने उनको डॉक्यूमेंट्स श्रेड करते हुए पकड़ लिया। स्टूडेंट्स ने क्या किया? वो श्रेडेड डॉक्यूमेंट्स को बोरे में भरा, आसपास जो भी स्कूल्स वगैरह वहां लेकर गए, और उन श्रेडेड डॉक्यूमेंट्स को पीस बाय पीस अरेंज करना उन्होंने शुरू कर दिया, रीअसेंबल करना उन डॉक्यूमेंट को शुरू कर दिया, एंड पब्लिश कर दिया जो भी फाइंडिंग्स उनको मिली उन श्रेडेड और अनश्रेडेड डॉक्यूमेंट से। और फाइंडिंग्स क्या थी? द कू ऑफ 1953, हाउ कर्मिट रूजवेल्ट अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ आइजनहावर ने कू किया 1953 में और मोजादेक की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को टॉपल किया। वो था उन डॉक्यूमेंट्स में। और ये ईरान ने, मतलब उस समय इंटरनेट तो नहीं था इतना पॉपुलर, तो जितना भी प्रिंट मीडिया था वहां पर ये सारी फाइंडिंग्स जो है वो उन रेवोल्यूशनरी मिलिटेंट्स ने पब्लिश करवा दी, राइट। एंड तब तक जो है वो नया इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो एस्टैब्लिश हो चुका था ईरान में, एंड दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर एन अपॉलॉजी फ्रॉम यूएस पर्सनल्स। बट कार्टर बैठे थे यूएसए में प्रेसिडेंट, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि हम तो माफी नहीं मांगे, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो जो हॉस्टेजेस, वो जो 66 जो सीआईए ऑपरेटिव थे, देवर हॉस्टेजेस, उनको जो पकड़ कर रखा गया था, तो अब बार्गेन करने की कोशिश की जा रही थी कि हम इन हॉस्टेजेस को छोड़ देंगे, आप माफी मांग लो कि आपने जो है वो 1953 में कू करवाया है, सीआईए ने कू करवाया है, राइट। तो ये हॉस्टेजेस क्राइसिस जो है वो लगभग 1 साल तक बना रहा। प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। अब प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने इन हॉस्टेजेस को छुड़वाने के लिए बहुत एफर्ट लगाए, बहुत लंबा ड्रामा चला। एक ऑपरेशन ईगल क्लॉ नाम का ऑपरेशन भी किया गया, जिसमें एयरफोर्स मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसमें कई एयरक्राफ्ट्स को भेजा गया, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए, उनके पास कम एयरक्राफ्ट्स बचे और ऑपरेशन को उनको रिट्रीट करना पड़ा, बेसिकली सक्सेसफुल नहीं हो सका ऑपरेशन ईगल क्लॉ, और वो 66 जो है वो ऑपरेटिव्स सीआईए के वहीं फंसे रह गए, राइट। सो मीनवाइल अब सीआईए के ऑपरेटिव पकड़े हुए हैं, वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया माफी मांगो, माफी मांगो, या ईरानियन रिपब्लिक जो है वो कह रहा है माफी मांगो, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यूएस जो है वो मना कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मानोगे ना, ठीक है, तो हमारे पास केवल ये डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपने जो 53 का कू करवाया है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं
कि पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में कौन कौन CIA ऑपरेटिव मौजूद है, किस किस आइडेंटिटी से मौजूद है, कहां कहां पर मौजूद है। क्योंकि तेहरान वॉज द सेंट्रल कमांड ऑफ होल ऑफ दिस रीजन, यानी मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, यानी ऑल ऑफ द साउथ एशिया, नेपाल, भूटान और म्यांमार और श्रीलंका एंड देन साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना वगैरह सबको इंक्लूड अगर आप कर लें तो तेहरान था सेंट्रल कमांड इनका। सो तेहरान के उस एम्बेसी में, उसके CIA के ऑफिस में सारी इंफॉर्मेशन उन सभी CIA ऑपरेटिव्स की मौजूद थी। तो ईरान की तरफ से बोला गया यूएस को कि अभी भी मौका है, माफी मांग लो, नहीं तो ये सारा डेटा पब्लिश कर देंगे। तो यूएस को लगा कि ये तो झूठा है, हो ही नहीं सकता इनके पास। उन्होंने मजाक में ले ली उनकी बात और बदले में ईरान ने पब्लिश कर दिया सारा डेटा। एक ही रात में सारे CIA ऑपरेटिव्स, जितने ज्यादा हो सके यूएसए को सारे CIA ऑपरेटिव्स इन सभी कंट्रीज से वापस बुलाने पड़े, रिकॉल करने पड़े। पूरा का पूरा CIA जो है वो पूरे एरिया में ध्वस्त हो गया, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए ब्लो था यूएसए को। नाउ इससे क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे जो कार्टर है उसकी पब्लिसिटी गिरती जा रही है। इलेक्शन आ रहा है क्योंकि 81 में इलेक्शन होने, इलेक्शन में कार्टर के अगेंस्ट लड़ने जा रहे हैं रोनाल्ड रेगन। अब कार्टर जो है वो एक नया प्रोग्राम लेकर आते हैं अक्टूबर सरप्राइज के नाम का, कि बाय द टाइम अक्टूबर यानी इलेक्शन से पहले मैं सारे जो मतलब सिटीजन है यूएसए के उनको छुड़वा लूंगा, राइट। लेकिन रेगन जो है वो जाते हैं फिर से अपने CIA ऑपरेटिव्स को फिर से भेजते हैं बैग्स के साथ, क्योंकि वो $20 वाली मिंट अभी भी मौजूद है वहां, कि छापो भाई छापो, नोट छापो, करेंसी नोट छापो यूएसए के, भर भर के बैग लेकर जाओ और बोलो ईरान को कि इलेक्शन होने तक जो है वो हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ना। इलेक्शन एक साइड कार्टर जो है वो लगे हुए हैं नेगोशिएट करने की, मैं तो छुड़वा लाऊंगा, अक्टूबर सरप्राइज दूंगा सबको, और दूसरी साइड बैकएंड में रेगन जो है वो डील कर चुके हैं कि हॉस्टेजेस को आपको तब तक नहीं छोड़ना जब तक मैं इलेक्शन नहीं जीत जाता। 81 में इलेक्शन होता है, कार्टर इलेक्शन हारते हैं, रेगन इलेक्शन जीतते हैं, और जैसे ही इनॉग्रेशन होता है रेगन के इलेक्शन का, तुरंत जो है वो हॉस्टेजेस को छोड़ दिया जाता है, राइट। और फिर हम कहते हैं कि भैया, और हमें आज भी ये डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है कि ईरान को यूएस से क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट हैंड उन्होंने देखा है कि यूएस की पॉलिटिक्स किस तरह काम करती है, किस तरह बैकस्टैबिंग होती है, किस तरह कूज करवाए जाते हैं, किस तरह CIA ऑपरेट करती है, राइट, किस तरह रिसोर्सेज को वो कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा। बाय द वे, ईरानियन रिपब्लिक जब पावर में आई तो यूएस को जो कंसेशंस मिल रहे थे वो मिलना अब बंद हो गए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यूएसए की, जैसे ब्रिटेन की प्रॉब्लम थी ना। ब्रिटेन गया किसके पास, आइजनहावर के पास, कि भैया हमारे कंसेशन हमसे छीन लिए गए हैं। अब हम देखेंगे 79 में यूएस के जब कंसेशन छीन लिए गए, यूएस को जब बेनिफिट नहीं मिल रहा था ईरान की मार्केट से, तो अब यूएस ने क्या रास्ता अपनाया, पैसा जो है वो रिकवर करने का, जितना पैसा वहां पर वो लगा चुके थे लॉन्ग टर्म में, जो पैसा लगा हुआ था उसको रिकवर करने के लिए क्या रास्ता अपनाया। और मैं आपको स्पॉइलर दे देता हूं हल्का सा, वो रास्ता है प्रॉक्सी वॉर। ईरान इराक की अगले 8-9 साल तक 81 के बाद प्रॉक्सी वॉर चलेगी, अगले सेशन में समझाऊंगा अच्छे से, राइट। फिर उसके बाद जो है वो इराक में इन्वेड कर देगा यूएस से, राइट। फिर उसके बाद 9/11 होगा, फिर अफगानिस्तान में इन्वेजन हो जाएगा। ड्यूरिंग दैट टाइम ईरान में जो है वो किस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे होंगे, वी विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इन द नेक्स्ट सेशन। सो यहां तक जो है वो आज के सेशन में इतना ही समझेंगे कि यूएस ईरान हॉस्टिलिटी, दिस एक्सपोज द एक्सटेंट ऑफ अमेरिकन कोवर्ट एक्टिविटी इन द रीजन and reshaped US domestic politics by contributing to Carter's electoral defeat and to enduring mistrust between the two countries. तो यहां पर बहुत कुछ एक्सपोज हो गया आज। आई होप आप लोगों को ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा जो आज आपने पढ़ा समझा, राइट। इन द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद दी, देखो यहां पर लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक एंड डीप रप्चर इन यूएस ईरान रिलेशंस। क्यों? क्योंकि 1953 का कू जो है वो जग जाहिर हो गया। एंड नॉट जस्ट दैट, रेगन जो है वो ईरानियन रिपब्लिक को अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट के साथ आप काम मत करो, हमारे साथ करो। जो कि पहले हुआ था किसके साथ, कि ट्रूमैन ने मना कर दिया था कि भैया हम मतलब कू नहीं करवाएंगे, जबकि सीरिया में 3 साल पहले उन्होंने करवाया था, और यूएस जो है वो आइजनहावर के पास चले गए थे। आई लाइक आइक करके उनका स्लोगन था आइजनहावर का। आइजनहावर ने तो जीतना ही था बिकॉज ही वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द एलाइड फोर्सेस। So that is all. The hostage crisis of 1979, US embassy was seized. Immediate action: student reassemble documents, publish evidence of past US covert activity, notably 1953, and demand an American apology and return of in lieu of the return of the personnel. Political fallout हुआ, प्रेसिडेंट कार्टर जो है वो हार गए, ऑपरेशन ईगल क्लॉ फेलियर रहा, राइट। एलिगेशंस अराइज हुए, ये एलिगेशंस हैं जो मैंने रेगन वाला बताया ना कि पैसे भर भर के दिए गए, ये पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है। वो पहले वाला बिल्कुल क्लियर है 1953 वाला, राइट। ये जो दूसरा है ये पूरी तरह प्रूव नहीं है, बट ऑलमोस्ट प्रूवन है कि रेगन ने जो है वो कार्टर के साथ इस तरह की धोखाधड़ी करी थी, राइट। तो हम ये समझते हैं ना, एक बहुत पब्लिक परसेप्शन यूएसए ने बनाया हुआ है कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की डिटेल में जाकर समझा जाए वर्ल्ड हिस्ट्री को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर लें, राइट। उसके अलावा मेरे सोशल हैंडल्स जो हैं इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो जरूर करें, राइट। कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू डिसलाइक, कहां आप एग्री करते हैं, कहां आप डिसएग्री करते हैं, मुझे बताइएगा। इस कहानी को मैं कंटिन्यू करूंगा, दिस इज जस्ट ओनली टिल 1979 तक की कहानी है। अब इसके बाद में 1980s में क्या हुआ, ईरान इराक वॉर, देन 1990 में जो इराक का इन्वेजन है, फिर 2000s में जो है वो ईरान में क्या पॉलिटिक्स चल रही थी, टिल 2026 की कहानी जो है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।